हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे कि आप मैंने एस्टेट टीजीटी साइंस का सिलेबस है ना वो कंटिन्यू किया हुआ है। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे कि मैम एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री की क्लासेस है ना वो लेके आओ, उसके लिए मैराथन लेके आओ। तो देखो इसके लिए मैराथन पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी यूनिट है और कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको हम ये मान लें कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं इसकी मैराथन लेके तो नहीं आ सकती। यहाँ पे देखो आज इस वाली वीडियो में स्पेसिफिकली मैं 2 यूनिट डिस्कस करूंगी। उन 2 यूनिट पे आपका जैसा भी रिस्पॉन्स रहेगा ना उसके अकॉर्डिंग हम आगे सारी यूनिट लेके आएंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम यूनिट को, और जो हमारी एक यूनिट रहेगी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इन 2 यूनिट को हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जैसा भी इन 2 यूनिट का रिस्पॉन्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम आगे यूनिट लेके आएंगे। देखो टीजीटी साइंस है ना उसके बच्चों की वेटेज बहुत ज्यादा है, तो इस पीजीटी के आगे में है ना टीजीटी वालों की नीड्स है, उनको ये नहीं कर सकती कि इग्नोर नहीं मार सकती क्योंकि वहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प कर पाऊँ। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज चलाई हुई है और इतना ही टाइम मेरे पास बचता है। तो पीजीटी केमिस्ट्री के लिए देखो अगर मैं पढ़ाऊंगी ना तो खुद पहले मुझे पढ़ना पड़ता है। आपको कहीं लगता हो कि मैं ऐसे ही पढ़ा देती हूँ, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है ना माइंड से छोटी छोटी चीजें स्किप हो जाए तो वीडियो तुम्हें वो पढ़ के आना होता है और मैं पीजीटी वाला दे नहीं रही। तो उसके लिए मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए पढ़ना होता है। दे तो मैं टीजीटी वाला भी नहीं रही, लेकिन टीजीटी का जो भी सब्जेक्ट है ना वो मेरे टीजीटी स्क्रीनिंग में काम आएगा एचएसएससी में जो होगा, तो इसीलिए मैं उसको रेफर करती हूँ। लेकिन फिर भी इस वाली वीडियो में हम पीजीटी की 2 यूनिट लेके आए हैं। जैसा भी आप रिस्पॉन्स दोगे तो आप कमेंट करके बता देना कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है ना, क्योंकि यहाँ पे डीप में तो हम नहीं जाते, जो भी हमारा रहता है वो एग्जाम ओरिएंटेड रहता है। तो आप एक बार कमेंट करके बता देना कि ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तो उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। आज फिलहाल के लिए 2 यूनिट हम डिस्कस करेंगे, 2-3 यूनिट हमने पहले डिस्कस भी की हैं, तो आपकी कुल मिला के 5-6 यूनिट हो जाएंगी और जल्दी ही करेंगे 3-4 दिन में। तो आज के लिए बस ये 2 ही यूनिट रहेंगे, आपने बताना कैसे क्या रहेगा। यहाँ से आपको बुक पढ़ी है आपने, अच्छी बात है। अदरवाइज तो देखो ये वाले नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हुए हैं जहाँ पे मेन मेन पॉइंट लिखे हुए हैं, सारे मैं आपको समझा दूंगी। तो पहली यूनिट हमारी रहेगी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और इतना डीप में भी हम नहीं जाएंगे कि एक एक चीज मैं आपको छोटी छोटी चीज बताऊं। जितना जरूरी होगा आपके एग्जाम पर्पज से उतना मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ से पूछ लेते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में हम किसको यूज करते हैं। सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल को हम ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज करते हैं। उसके बाद सेकंड है एजेडिटी, हम एजिडोथाइमिडीन को हम किसके लिए यूज करते हैं, एड्स पेशेंट के लिए यूज करते हैं। एड्स पेशेंट के लिए क्या कौन सा ड्रग हम यूज करते हैं, एजिडोथाइमिडीन। तो ये तो जनरल इंफॉर्मेशन थी, अगर क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा। सिस्प्लेटिन है, बहुत बार आता है और हमें सबको पता होता है कि कैंसर में। टेक्सोल का भी यूज इसमें किया जाता है। एजेडिटी एजिडोथाइमिडीन का यूज किसके लिए होगा, एड्स पेशेंट के लिए यूज होगा। उसके बाद बारी आती है किसकी, मैटर की। तो यहाँ पे हम क्लास 9 की, और हाँ स्पेसिफिकली देखो यहाँ पे जो यूनिट रहेंगी ना वो 11th-12th की रहेंगी। ये वाली बात मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई, 11th-12th की रहेंगी। तो 9-10 की जो यूनिट है ना वो मैंने इसमें ऐड नहीं की, क्योंकि 9-10 की जो यूनिट है मैंने स्पेसिफिकली अलग से करवाई हुई है। तो मैंने क्या सोचा, क्या ही दोबारा वीडियो को लंबे बनाएंगे, तो वो वाली यूनिट आप वहां से जाके देख लेना। 9-10 की जो 4-4-8 यूनिट है वहां से, उनको आपने वहां से करना, वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उनको भी छोड़ना नहीं है आपने। वो वाली यूनिट आप वो सिंगल सिंगल करवाई हुई है ना, तो वहां से देख लेना। अगर मैं यहाँ पे मैराथन में डाल दूंगी ये घंटे 12 घंटे 14 घंटे की वीडियो हो जाएगी, तो फिर उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। वो जो मैंने करवाई है पहले ही, तो आप वहां से जाके देख लेना। अगर चाहो तो आती है तो अच्छी बात है। तो मैटर की जब हमने क्लास 9 की यूनिट पढ़ी तो वहां पे देखा था कि मैटर की वो है ना 3 स्टेट तो जो मोस्ट कॉमन होती है। वैसे तो मैटर की है ना 5 स्टेट हो चुकी हैं। अब जो 4th स्टेट होती है मैटर की वो क्या होती है, प्लाज्मा। और 5th स्टेट आ चुकी है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये वाला क्वेश्चन आया था, 5th स्टेट ऑफ मैटर हम किसको बोलेंगे। तो वैसे जो हम पढ़ते हैं वो हम 3 स्टेट ही पढ़ते हैं। तो देखो उसके बाद क्या है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ, लिक्विड से गैस में चेंज हुआ। तो सॉलिड से जब भी लिक्विड में चेंज होगा उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग, और लिक्विड से जब भी गैस में चेंज होगा उसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। सॉलिड से अगर लिक्विड में चेंज होएगा तो उसको हम मेल्टिंग बोलते हैं, और लिक्विड से अगर गैस में चेंज होएगा तो उसको हम वेपराइजेशन बोलते हैं। उसके उल्टे प्रोसेस हैं, जब गैस से हम लिक्विड में बदलेंगे ना तो इस वाले प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं, और लिक्विड से जब सॉलिड बदलता है तो हम बोलते हैं कि वो फ्रीज हो गया है, ठीक है। और एक चीज आती है कि सॉलिड से सीधा गैस में बदल जाना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन,
ठीक है, ये तो चीज इतनी। अब यहाँ पे पूछा कैसे जाता है, देखो ये पूछा जाता है कि एक मेल्टिंग है, एक वेपराइजेशन है, एक फ्रीजिंग है और एक कंडेंसेशन है, तो इनमें से कौन से प्रोसेस हैं वो एक्सोथर्मिक होंगे और कौन से प्रोसेस हैं वो एंडोथर्मिक होंगे। तो बेसिकली क्वेश्चन यहाँ से आता है आपका कि कौन से प्रोसेस हैं इनमें से एक्सोथर्मिक होंगे और कौन से प्रोसेस आपके एंडोथर्मिक होंगे। तो देखो एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन से होते हैं जहाँ पे हमें हीट मिलती है, मीन्स क्या होगा, यहाँ से हीट रिलीज होएगी। और एंडोथर्मिक कौन से होते हैं जहाँ पे हमें हीट है वो देनी पड़ती है। तो जब सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट होगा ना, तो जब मेल्टिंग होती है तो उसको हमें हीट देनी पड़ेगी ना, और जब लिक्विड से वेपर में बदलेगा तो भी हमें हीट देनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो मेल्टिंग और वेपराइजेशन होते हैं वो हमारे पास एंडोथर्मिक होते हैं। मेल्टिंग, वेपराइजेशन एंडोथर्मिक, और जो कंडेंसेशन और जो फ्रीजिंग होता है वो दोनों प्रोसेस क्या होंगे, एक्सोथर्मिक होंगे। उनमें हीट हमें मिलती है ना कि हमें देनी पड़ती है। तो इस वाली चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ से स्पेसिफिकली हमने बस एक ही चीज सीखी है कि हम ये वाला सॉलिड से लिक्विड में बदलेंगे तो मेल्टिंग होएगा, और लिक्विड से गैस में बदलेगा तो वेपराइजेशन होएगा, और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। तो इन प्रोसेस को करवाने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है। गैस से लिक्विड में बदलेगा तो कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड में बदलेगा तो फ्रीजिंग, और इन दोनों प्रोसेस में हमें हीट मिलती है, तो इन दोनों प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो ये वाला मैटर, ये तो हम 9th क्लास में कंप्लीट पढ़ के आए हैं लेकिन फिर भी देख लेते हैं। मैटर है, इसको हमने दो फॉर्म में बताया था कि एक मिक्सचर होता है और एक क्या होता है, कंपाउंड, जिसको आप प्योर सब्सटेंस बोल सकते हो। एक बार प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। मिक्सचर में क्या होता है कि हम किसी भी सब्सटेंस की जो अमाउंट है ना वो फिक्स नहीं होती, हम उसको कितना भी ऐड कर दे वो मिक्सचर बन जाता है। प्योर सब्सटेंस में क्या है कि हमें स्पेसिफिकली पता होता है कि हमने उसकी जो कंपोजिशन है ना वो इतने रेशो में मिलाई है, तभी हमारे पास वो सब्सटेंस हमें मिला है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हमें पता नहीं कंपोजिशन उसकी क्या होगी। देखो कैसे हमें नहीं पता कि उसकी रेशियो कितनी होगी। देखो मैंने पानी लिया और उसमें मैंने नमक डाला है, जैसे तो मैंने उसमें 1 चम्मच नमक डाली तो भी वो मिक्सचर ही कहलाएगा, और उसमें वो चम्मच नमक डाली तो भी वो मिक्सचर ही कहलाएगा। लेकिन कंपाउंड के लिए स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि अगर आप इतने इतने इसके रेशियो लोगे और इतने इस एलिमेंट के रेशियो लोगे तभी आप कंपाउंड बना पाओगे। लेकिन मिक्सचर के लिए ऐसी हमारे पास कोई कंडीशन नहीं होती। अब मिक्सचर दो टाइप का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस को आप कैसे समझोगे, देखो जैसे हमने पानी में चीनी मिलाई है या नमक मिलाया है तो वो क्या होगा, सारा एक सही से डिजोल्व हो जाएगा। मीन्स क्या कि यहाँ से पानी उठाओ तो उतना ही टेस्ट वहां से आएगा, यहाँ से उठाओ तो उतना ही टेस्ट वहां से आएगा, कोई भी फर्क वहां पे आपको नहीं मिलेगा। तो इस वाली सॉल्यूशन को हम बोलते हैं होमोजीनियस, जहाँ पे सेम कंसंट्रेशन मिलेगी एवरी पॉइंट पे। सेम कंसंट्रेशन का मतलब क्या होगा, देखो जैसे हमने नींबू पानी बनाया है ना, तो अगर उसको अच्छे से घोला है हमने, तो यहाँ से पानी उठाओ या तो 1 चम्मच बीच से लो, नीचे से लो, ऊपर से ले, तो टेस्ट उसका सारी जगह पे सेम आएगा। तो ये कहने का मतलब है, मीन सेम कंसंट्रेशन होगी हर पॉइंट पे। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होगा कि डिफरेंट कंसंट्रेशन होगी हर पॉइंट पे। जैसे मैंने पानी में मिट्टी मिलाई है तो वो मिट्टी कहीं डिजोल्व हो गई होगी, कहीं नहीं डिजोल्व हुई होगी, तो जब हम उसको देखेंगे ना तो यहाँ से पानी लेंगे तो क्या पता कम मिट्टी हो, यहाँ से लेंगे नीचे इसमें से तली में से लेंगे पानी तो मिट्टी ज्यादा होगी। तो वहां पे उसकी जो कंसंट्रेशन है हर पॉइंट पे अलग होगी। तो मिक्सचर को हमने दो भागों में डिवाइड किया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। उसके बाद देखो प्योर सब्सटेंस में हम किसको मानते हैं, एलिमेंट को मानते हैं और कंपाउंड को मानते हैं। एलिमेंट तो हमें पता ही है कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एलिमेंट होते हैं 118 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। और कंपाउंड क्या होते हैं, जब हम इन एलिमेंट को फिक्स्ड कंपोजिशन में लगाएं। जैसे देखो जैसे मैंने लिखा कि H2O मैंने लिखा है, तो अब H2O में हमें पता है, देखो HO लिखा है तो यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन के लेने हैं और 1 मोल ऑक्सीजन का लेना है। क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि मैं 5 मोल हाइड्रोजन के ले लूं और 1 मोल ऑक्सीजन का लूं, तो क्या हम बोलेंगे पानी बनेगा, नहीं बोलेंगे। ये वाली चीज फिक्स है कि अगर हमें वाटर चाहिए है, अगर हमें पानी चाहिए है, तो 2 मोल इसके और 1 मोल इसके लेना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि देखो इसको फिक्स रेशियो में हम बना सकते हैं कि हमने इसकी 2 से मल्टीप्लाई की तो इसकी भी करनी पड़ेगी, तो भी हम बोल सकते हैं कि हमें पानी मिल जाएगा, क्योंकि इनकी जो कंपोजिशन है वो वापस से कैंसिल होकर 2:1 में आ जाएगी। तो स्पेसिफिकली कहने की बात यही है कि कंपाउंड को बनने के लिए फिक्स्ड रेशियो चाहिए होता है, उतने में ही बनेगा। जैसे मैंने बोला एमोनिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH3। तो यहाँ पे क्या है कि नाइट्रोजन का 1 रेशो है और हाइड्रोजन के 3 रेशो है, 3 मॉलिक्यूल है। तो अब क्या आप इतना बता, यहाँ से हम बोल देंगे कि हमने नाइट्रोजन लिए 2 और यहाँ से हाइड्रोजन ले ली 3 तो हमारे पास एमोनिया बनेगा, नहीं बनेगा। एलिमेंट तो सेम है लेकिन फिर भी नहीं बनेगा। तो कंपाउंड को बनने के लिए फिक्स्ड कंपोजिशन चाहिए होगी, यही चीज मेन है इसके लिए। एलिमेंट हो गए हमारे पास, एलिमेंट
एलिमेंट हो गए, एलिमेंट किससे मिलके बने होते हैं, एटम से मिलके बने होते हैं। बस एलिमेंट और एटम में इतना ही फर्क होता है कि एटम्स होते हैं ना वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं होते, इंडिपेंडेंटली उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन एलिमेंट होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट हो सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या फर्क होता है एटम और एलिमेंट में, तो एटम और एलिमेंट में इतना ही फर्क होता है कि जो एटम होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं हो पाते, एलिमेंट है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, मोलिक्यूल। देखो मोलिक्यूल हम कैसे बोलेंगे, देखो N2 है, इसको भी हम मोलिक्यूल बोलेंगे, CH4 है, इसको भी हम मोलिक्यूल्स बोल सकते हैं। तो देखो CH4 है, इसको भी हम मोलिक्यूल बोलेंगे। तो सेम टाइप के भी हो सकते हैं मोलिक्यूल, और डिफरेंट टाइप के भी एटम मिलके मोलिक्यूल बना सकते हैं। कंपाउंड में क्या होगा, जब एक से ज्यादा मोलिक्यूल हो जाएंगे तब हम, जैसे यहाँ पे N2 है, इसके बहुत सारे मोलिक्यूल हो जाएंगे तब हम उसको बोलते हैं स्पेसिफिकली कंपाउंड हो जाएगा वो। सेम टाइप के अगर एटम से मिलके बना या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलके बना, उसको हम बोलते हैं मोलिक्यूल। और जब एक से ज्यादा मोलिक्यूल हो जाएंगे तब हम उसको बोलते हैं कंपाउंड। एटम और देखो ये जो मोलिक्यूल हम बोलते हैं ना, वो कैसे बोलते हैं मोलिक्यूल, जैसे हमने हाइड्रोजन बोला मैंने, हाइड्रोजन अगर हम पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखेंगे ना तो हमारे माइंड में आएगा H, लेकिन इन्वायरमेंट में एग्जिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे तो हमारे दिमाग में आएगा H2। यही होता है ना, हाइड्रोजन इन्वायरमेंटली में तो एग्जिस्ट नहीं होता, नेचर में तो हो नहीं होता। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि जो मोलिक्यूल होते हैं ना वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, और जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होंगे, हमारी पीरियोडिक टेबल में होंगे। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है। उसके बाद देखो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। देखो हम हर कंपाउंड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, तो वहां से हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल हम किसको बोल रहे हैं और केमिकल हम किसको बोल रहे हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया कि जो कलर हो गया, ओडोर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये हम बोलते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, जो हम उनको देख के बता सकते हैं। उनमें हमें कोई रिएक्शन करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन कंपोजिशन हो गया कि किस सब्सटेंस की कितनी कंपोजिशन है, एसिडिटी हो गया, बेसिसिटी हो गया, ये सारे क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं। उसके बाद देखो एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट में क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यहाँ से क्या होता है कि हमें क्या दी होती है, एसआई यूनिट दी होती है स्पेसिफिकली कि हम इनके लिए ये वाली यूनिट्स होती है जो बेस यूनिट होती है ना, आगे तो चल के हम चेंज करते हैं। जैसे लेंथ है, उसको हम मीटर में भी माप लेते हैं, सेंटीमीटर में भी माप लेते हैं, है ना। लेकिन स्पेसिफिकली जो लेंथ की जो यूनिट होती है ना, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने डिफाइन की हुई है, वो क्या होती है, मीटर होती है। तो बस ये तो वो वाली चीज बताई गई है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि लेंथ के लिए जो यूनिट होएगी वो क्या होएगी, एल होएगी, मींस सिंबल होएगा वो एल होएगा। और यहाँ से हम मापेंगे किसको, इसके में मीटर में मापेंगे। मास के लिए हम स्मॉल एम दिखाते हैं और मापेंगे किसको, किलोग्राम में। जैसे मास को हम मापते तो ग्राम में भी है, लेकिन इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम होती है। उसके बाद टाइम क्या है, टी से दिखाएंगे, स्मॉल टी से दिखाएंगे, और सेकेंड इसकी एसआई यूनिट होती है। करंट होता है उसको हम कैपिटल आई से दिखाएंगे, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। टेम्परेचर को हम टी से डिनोट करेंगे और इसकी एसआई यूनिट होती है केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम एन से दिखाएंगे और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होगी, मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम आईडी से शो करेंगे और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला। तो इनको आपने याद रखना, सिंपल। देखो ये तो हमारे डेली यूज में भी आते हैं ना, जैसे लेंथ हो गया, ठीक है कि लेंथ है, एल से दिखाएंगे, मीटर में मापते हैं, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में। करंट यहाँ तक आए हैं तो एम्पियर का पता चल गया, टेम्परेचर है केल्विन का पता चल गया। बस दो ही तो थोड़ी सी याद करनी है ना अपनी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होगी मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होगी कैंडेला, कैंडेला, ठीक है। उसके बाद देखो कई बार क्या जाता है, आपको ये दिया जाता है कि इसको फेम्टो में बदलो, या वन फेम्टो सब्सटेंस का दिया गया। तो ये तीन चीजें हैं मेन मेन थी जो मैंने लिखी हुई है, इनको याद रखना है। फेम्टो हम बोलते हैं 10⁻⁻15 को, डेसी हम बोलते हैं 10⁻⁻1 को, डेका हम बोलते हैं जब हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करें। तो ये चीज थी बस। जैसे मैंने बोल दिया कि एक फेम्टो दिया गया है, तो आपको वहां से क्या पता होना चाहिए कि जहां पे भी आपको फेम्टो मिलेगा वहां पे आपको 10⁻⁻15 याद आना चाहिए। ऐसे ही डेसी के लिए 10⁻⁻1 और इसके लिए डेका के लिए 10। उसके बाद दो चीजें हैं, देखो मास और वेट। ये वाला कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ के आए हैं, कहाँ पे पढ़ के आए हैं, ये तो टीजीटी वालों ने के लिए पढ़ाया था। तो देखो यहाँ पे देखते हैं, मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। मास होता है कि जो हमारी जो बॉडी है ना, उसमें कितना अमाउंट प्रेजेंट है, मीन्स किसी भी सबस्टांस में, बॉडी ही क्या है, किसी भी सबस्टांस में क्या होगा, कितना
अमाउंट प्रेजेंट है उसको हम मास बोलेंगे, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वेट क्या होता है, चेंज होता रहता है। वेट का मतलब क्या है कि जो फोर्स ग्रेविटी की वजह से हमारी बॉडी है ना उस पर कितना फोर्स लग रहा है, जिसको हम mg से दिखाते हैं, वो उसको हम क्या बोलेंगे, वेट बोलेंगे। तो वेट चेंज होता रहता है। इसके लिए आपने एक फॉर्मूला भी देखा होगा ना कि वेट होता है ना किसी भी पर्सन का मून पे, वो 1/6 हो जाता है वेट ऑफ अर्थ के। तो यहाँ पे कम हो जाता है मून पे वेट। तो यही चीज यहाँ पे है, ये वेट है वो चेंज होता है, मास कभी भी चेंज है वो नहीं होता। उसके बाद देखो ये तो क्या है कि ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताए गए हैं, यूनिट का नाम ही यही है। तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर यूज होते हैं। कैसे याद रखोगे आपने कि हमारे पास जो बड़ी वाली टंकी होती है ना वो 1000 लीटर की होती है, ठीक है, और 1000 लीटर में कितने 1 मीटर क्यूब होता है। उसके बाद देखो यहाँ से स्पेसिफिकली क्वेश्चन कैसे आ जाता है। अब मैंने बोल दिया कि इसको सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलो, तो अगर आपने यहाँ से प्रैक्टिस नहीं की हुई, आपने नहीं निकाल के देखा हुआ तो आप नहीं निकाल पाओगे। कैसे, सिंपल, कुछ नहीं करना आपने। हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 और 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और ये 1000 लीटर है। तो यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 लीटर क्या हो जाएगा, 10⁻³ क्यूब के इक्वल हो जाएगा। हाँ बस, तो ऐसे आपने बदलना आना चाहिए बस। उसके बाद है, आपको लगेगा ये वाली बच्चों वाली चीज है, लेकिन अगर किसी ने नहीं पढ़े ना तो फिर ये बच्चों वाली चीज नहीं रहती। अगर किसी ने पहले से पढ़ रखे हैं तो फिर आपको ये बच्चे वाली चीजें लगेंगी। फ़ारेनहाइट है, उसको हम डिग्री सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला रहता है। कैसे करते हैं हम, 9/5 यहाँ पे हमें सेल्सियस में टेम्परेचर दिया मिलेगा और यहाँ पे हमें 32 ऐड करना है। अब जैसे आपको बोल देगी केल्विन से आप है ना किस में बदलो, फ़ारेनहाइट में बदलो। तो कैसे बदलेंगे हम, हमें पता है कि डिग्री सेल्सियस, अगर डिग्री सेल्सियस से हमें केल्विन में बदलना होता है, तो उसमें हम 273 ऐड करते हैं, ठीक है, 273 ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें फॉर्मूले में डिग्री सेल्सियस में चाहिए। अगर आपसे बोला जाए कि 300 केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलो, तो यहाँ पे भी पजल हो जाती है, हम छोटी छोटी चीजों में हो जाते हैं। तो यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं फिर इसको। अब हमने सेल्सियस से केल्विन में बदला था ना, तो 273 ऐड किया था। अगर इसको हम डिग्री सेल्सियस में बदलना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इसमें से 273 माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस आया, और यहाँ पे इसको फॉर्मूले में डाल लेंगे और निकाल देंगे फ़ारेनहाइट में। तो बस ऐसे इसको करना होता है। उसके बाद देखो सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर हम लिखते ही क्यों है, क्योंकि जब हमारे पास जो लास्ट डिजिट आएगा ना वो अनसर्टेन हो, मीन्स आगे हम जैसे डिवाइड करते हैं तो आगे डिजिट चलते जाएं, हमें नहीं पता कि लास्ट में डिजिट है वह कहाँ पे जाके रुकेगा। तो उस चीज पे हम क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या है, अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे हम लिखेंगे, अब यहाँ पे क्या होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है कि कितने नंबर वहां पे हम सिग्निफिकेंट मानते हैं कि यहाँ पे इतने नंबर हैं। तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए कुछ रूल होते हैं, उनका आपको पता होना चाहिए कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे ना वो सिग्निफिकेंट होंगे। फर्स्ट कंडीशन है कि सभी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 1 2 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। मीन नॉन जीरो मीन्स जो जीरो को छोड़ के सारी। ऐसी बात नहीं जीरो किसी भी केस में काउंट नहीं होती, जीरो भी काउंट होगी, वो अब हम आगे देखेंगे ना कहाँ पे काउंट होगी। जीरो प्रेसिडिंग टू नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, कि अगर जीरो है ना वो यहाँ से आगे मीन्स किसी भी डिजिट से, नॉन जीरो डिजिट से आगे आ रही है तो वो काउंटेबल नहीं होगी। जीरो अगर किसी भी डिजिट से आगे आ रही है और आगे कोई भी डिजिट नहीं है तो वो जीरो काउंटेबल नहीं होगी। यहाँ पे 3 है तो हमने 1 लिया है, और यहाँ पे 5 और 2 है तो हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर लिए हैं। उसके बाद यही वाली कंडीशन आगे थोड़ी सी मॉडिफाई हो गई कि अगर हमारे पास यहाँ कोई भी डिजिट आता है तो ये जो जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट होंगी। कहना का मतलब क्या है कि जो लेफ्ट वाली जीरोज है ना वो काउंट नहीं होंगी, तब तक काउंट नहीं होंगी, उसके आगे कोई भी नॉन जीरो डिजिट है वो नहीं आएगा। अब यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट हमें मिल गया तो 1 2 3 4 हो गई, तो यहाँ से 4 हो गई इसकी सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद क्या है, जीरो एट राइट हैंड आर सिग्निफिकेंट, तो जीरो होंगे ना वो राइट हैंड पे वो हमेशा ही सिग्निफिकेंट होंगी। तो अगर देखो जीरो है ना वो राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड वाली हमने देख ली सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, कब तक नहीं होंगी, जब तक उसके आगे कोई भी नॉन जीरो डिजिट है वो नहीं होगा। अब राइट हैंड वाले जीरो है वो सिग्निफिकेंट होंगी तभी होंगी जब वो डेसिमल के बाद होंगी, डेसिमल के बाद होंगी तभी सिग्निफिकेंट होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो यहाँ पे देखो डेसिमल था ना,
उसके बाद वाले 0 काउंट होंगी, 1 2 3 हो गया। अगर लेकिन यही होता 0 0 2, तो फिर इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 होता, क्योंकि इधर वाले 0 हमने काउंट नहीं करनी। और यही ये होता 2.002, तो फिर ये भी काउंट होती, तो 1 2 3 4 हो जाता। तो बस आपने इन छोटे छोटे 4 ही नियम उनका याद रखना है बस। अगर डेसिमल नहीं है तो फिर बाद वाली सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। जैसे मैंने लिख दिया 100, तो यहाँ पे एक ही रहेगा जो सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि कोई डेसिमल नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 0, तो फिर इसको काउंट करना पड़ेगा हमने, 4 हमने काउंट करना पड़ेगा ऐसे करके। जैसे यहाँ पे दिया है कि 1.0 10 की पावर 1, तो इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 1 और 2, ये वाले 0 हमें फिर काउंट करनी पड़े। उसके बाद यहाँ पे देखो 1.00, तो उसके बाद देखो यहाँ पे पॉइंट डेसिमल आया है, तो 1 2 3 ये वाले जीरोज भी हमें काउंट करनी पड़े। तो ऐसे करके होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, देखो जैसे हमने बोल दिया कि 3 पेन है, तो 3 पेन है, अगर ऑब्जेक्ट के केस में दिया गया तो वहां पे आपने इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर लगाने हैं। अगर सिंपल आपको लिख के दिया जाए 3, ओनली 3 लिख के दिया जाए, तो हमारे पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। और अगर ऑब्जेक्ट लिख के दे दिया जाए 3 पेन 3 कॉपी 3 बॉल 3 बैट ऐसे करके दिया जाए, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितनी होंगी, इनफाइनाइट होंगी। तो एक बार वापस इनको हम देखते हैं क्या था। सबसे पहले हमने देखा कि क्या नॉन जीरो डिजिट होने चाहिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन हमने देखी लेफ्ट हैंड जीरो की, लेफ्ट हैंड जीरो है वो काउंटेबल नहीं होती, तभी होगी जब उसके आगे कोई भी नॉन जीरो डिजिट है। उसके बाद राइट हैंड की जीरो है वो काउंटेबल तभी होगी जब वहां पे डेसिमल है, ठीक है। उसके बाद क्या था, फोर्थ था, हाँ अगर यहाँ पे हमने बोला लेफ्ट हैंड वाली तभी काउंट होंगी, कहाँ पे, जब उस पे नॉन जीरो होएगा, नॉन जीरो डिजिट होएगा। उसके बाद क्या है कि हमने अगर ऑब्जेक्ट दिया जाए तो वहां पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे है 3 है, तो हमने देख लिया यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है 1, क्योंकि नॉन डिजिट था। अगर मैंने 30 लिखा तो भी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो एग्जांपल है वो क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड वाली जीरोज है ना वो काउंट नहीं होंगी, लेफ्ट हैंड वाली जीरो। तो जैसे मैंने ये लिख दिया 0 0 0 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये वाली जीरो वो काउंट नहीं होंगी। कब तक काउंट नहीं होंगी, जब तक इसके आगे कोई भी नॉन जीरो डिजिट है वो नहीं आता। अगर इसी चीज को मैंने ऐसे लिख दिया तो ये क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये वाली चीज आपने ध्यान रखनी है कि जब तक नहीं होगा, जब तक यहाँ पे कोई नॉन जीरो नहीं होगा। उसके बाद ये था सेकंड में हो गया हमारे पास दोनों चीजें क्लियर। थर्ड हमारे पास था कि राइट हैंड वाली है वो काउंट नहीं होंगी। जैसे मैंने 100 लिखा तो यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। ये कब तक काउंट नहीं होंगी, जब तक काउंट नहीं होंगी जहाँ पे इस पर डेसिमल नहीं लगा होगा। अगर इसी चीज को मैंने ऐसे लिख दिया तो फिर यहाँ पे ये काउंट होंगी, तो फिर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो अगर ऐसे लिख के दिया तो 1 2 3 4 5 सॉरी 5, हाँ तो ऐसे लिख के दिया तो फिर ये काउंटेबल हो जाएंगी अगर यहाँ पे डेसिमल हो जाता है। अगर डेसिमल नहीं होता तो ये काउंट नहीं होती। ऑब्जेक्ट है तो इनफाइनाइट हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। बस यही चीज आपने देखनी थी, ये था ऑल अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम चलते हैं आगे। उसके बाद है दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रेसिजन, एक होता है एक्यूरेसी। तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि प्रेसिजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है। तो देखो कोई भी एक एक्सपेरिमेंट हमें करना है तो उसकी अलग अलग वैल्यूज होंगी, अलग अलग वैल्यूज होंगी ना। तो जैसे मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 2, मुझे पता है कि इसका आंसर 2 आएगा। और मैंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, मेरी एक वैल्यू आई 1.95, एक वैल्यू आई 1.96, एक वैल्यू आई 1.98 और एक वैल्यू आ गई मेरी 3, ठीक है। कैसे भी करके कोई ऊपर नीचे बात हो जाए, मीन्स एक्सपेरिमेंट है, वैल्यू आ सकती है। उसके बाद एक हमारी आती, एक हमारे पास वैल्यूज आई मेरी 1.99 आई, एक वाई 2.01 आई, तो ऐसे करके वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू है वो एक दूसरे के आसपास है, 95 और 96 के पास है, 98 भी पास ही है, लेकिन ये वैल्यू बहुत दूर आ गई। तो ये वाली जो वैल्यू है ना उनको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, प्रेसाइज है, मीन्स एक दूसरे के नजदीक है। क्या बोलेंगे, जब भी वैल्यूज हैं वो एक दूसरे के नजदीक आएंगे, एक एक्सपेरिमेंट हमने किया उसमें वैल्यूज एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो हम उसको बोलेंगे कि जो ये वैल्यूज गिवन है ना ये प्रेसाइज है। अगर वही वैल्यू जो हमारा आंसर आया ना उसके आसपास
तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूरेट। एक्यूरेट मीन्स आंसर। कैसे याद रखोगे, ए से एक्यूरेट और ए से आंसर, कि जब हमारी वैल्यूज है वो आंसर के पास आएंगी तो हम उसको बोलेंगे एक्यूरेट, और जब वैल्यूज अलग होंगी लेकिन क्लोजनेस होगी उन वैल्यूज में, जैसे हमें किसी चीज का मीन करके ही लेना तो क्लोजनेस हम देखेंगे ना, तो अगर वैल्यूज में क्लोजनेस है तो हम उसको बोलेंगे प्रेसाइज, और अगर वो एक्चुअल वैल्यू के नजदीक है तो उसको हम बोलेंगे एक्यूरेट। अब ये वैल्यू देखो, ये एक्चुअल वैल्यू 2 के भी पास है ना, 1.99 और 2.01, ये दोनों 2 के पास भी है और आपस में भी नजदीक है, तो ये देखो एक्यूरेट तो है ही है, और साथ में एक दूसरे के नजदीक है, तो इसलिए हम इनको बोलेंगे कि ये प्रेसाइज भी है। बस यही था। तो यहाँ से देखो, एक्चुअल वैल्यू अगर हम 2 मानेंगे ना, तो यहाँ से हमने देख लिया कि 1.93 1.95 है, तो एक दूसरे के क्लोज है, तो वो क्या हो गई, प्रेसाइज हो गई। लेकिन अगर एक वैल्यू 1.94 आ गई, 2.05 आई, तो ना तो ये देखो 2 के पास ही हुई और ना ये एक दूसरे के पास हुई, तो ना तो प्रेसाइज हुई ना एक्यूरेट हुई। और एक्यूरेसी क्या होगी, ट्रू वैल्यू के नजदीक, जैसे 2.01 है, 1.99 है, वो तो पास है ना एक्चुअल वैल्यू के, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, एक्यूरेट है। उसके बाद देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो क्या होगा, एडिशन होएगा, मल्टीप्लीकेशन हम कैसे करेंगे, तो बस एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लीकेशन हो, वहां से आपने क्या देखना, जैसे हमारे पास डेसिमल वाले डिजिट मिलेंगे ना, तो वो देखना जिसकी मिनिमम डेसिमल है, तो जितने मिनिमम डेसिमल वाला आपको नंबर मिलेगा, हमने फाइनल आंसर में भी उतना ही नंबर छोड़ना है। कैसे, देखो गिवन नंबर में जितने डेसिमल के बाद डिजिट होंगे ना, उतने के बाद उतने ही होंगे, मिनिमम ढूंढना। जैसे यहाँ से हमें इनको ऐड करना था, तो यहाँ पे हमने ढूंढा कि इसमें ही डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो मिनिमम वाला ढूंढो, मिनिमम वाला हमें ये मिला है, तो जो भी हमारा आंसर आएगा ना, तो उसमें भी जो डिजिट होएगा डेसिमल के बाद वो एक ही होना चाहिए। तो यहाँ से देखो 31.122 था, लेकिन हम इन 2 डिजिट को नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वाला 1 था, तो 1 ही लेंगे, तो इसलिए फाइनल आंसर आपका ये होगा। उसके बाद देखो ये है, जैसे हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई की है, तो यहाँ पे एक डिजिट है डेसिमल के बाद, यहाँ पे 2 डिजिट है, हमने क्या लेना है, मिनिमम वाला, तो मिनिमम इसमें कितने हैं, 1 डिजिट है, तो जो भी हमारा आंसर आएगा ना, वो फिर वो 1 डिजिट वाला ही होगा। जैसे ये था 3.125, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 3.1 आएगा। तो बस ये चीज आपने देखनी थी इसमें, ठीक है, कि मिनिमम वाला हम लेंगे, मैक्सिमम वाला नहीं लेंगे, बाकी जोड़ हो, घटा हो, भाग हो, गुणा हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम है ना, जैसे हमने सुना होता है, जैसे ये मैंने लिख दिया 1.167, तो हमें पता है कि अगर हमारा ये वाला नंबर 5 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे इसमें एक ऐड कर देते हैं। अगर ये वाला नंबर जैसे होता 1.164, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यहाँ पे कोई भी चेंज, क्योंकि ये वाला नंबर है वो 5 से छोटा है। तो ये हमें पता, देखो ये 2 चीजें तो हम सबको पता होती है कि 5 से बड़ा होता है तो हम आगे वाले में एक ऐड कर देते हैं, लेकिन 5 से छोटा होता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, ऐसे ही छोड़ देते हैं हम। लेकिन कंडीशन कहाँ पे आती है, जब हमारे पास 5 हो जाए, जब हमारे पास 5 आ जाए, तो उस केस में आपने देखना कि 5 से आगे वाला नंबर है ना, वो ओड है या इवन है। दोनों को इवन बना दो, ओड है तो भी इवन बना दो, और इवन है तो उसको फिर इवन ही रखो। ओड है तो उसको इवन कैसे बना सकते हैं, एक ऐड करके, और इवन है तो फिर उसको ऐसे के ऐसा छोड़ दो। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है 6.35 था, अब यहाँ से देखो 3 था ना, यहाँ पे 5 आया और यहाँ पे 3 था, अगर हमें इसको 1 डेसिमल में लिखना चाहते हैं हम इसको, तो क्या होगा, ओड है ना, या ओड को हमें क्या बनाना, इवन बनाना है, तो 6.4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6.45 है, तो हमने देखा 4 क्या है, इवन है, और इवन को हमने इवन इवन हो या ओड हो, इवन ही बनाना, तो इवन ही रखेंगे, तो 6.4 हो जाएगा। बस ऐसे आपने इसको देखना है, ये तो देखो सिंपल सी चीज है। तो होपफुली समझ आया होगा प्रेसिजन एक्यूरेसी क्या होती है। सिग्निफिकेंट एडिशन सब्सट्रैक्शन में हमने मिनिमम डेसिमल देखना है, ऐसे ही मल्टीपल डिवीजन में भी हमने वो देखना है। और 5 वाला केस भी आ गया होगा कि ग्रेटर देन 5 है तो एक ऐड हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे 9 हो चुका। अगर लेस देन 5 है तो कुछ नहीं हुआ, बस उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और अगर इक्वल टू 5 है तो ओड हो या इवन हो, दोनों को हमने क्या बनाना है, इवन बनाना है बस। उसके बाद ये छोटी छोटी यूनिट कन्वर्जन होती है कि एटीएम को हम कितने अगर पास्कल में बदलना है, आपने न्यूटन मीटर स्क्वायर में बदलना है तो इसके इक्वल होता है। एटीएम को बार में बदलना है तो इसके इक्वल होता है। उसके बाद यहाँ से है हमारे पास एटीएम को टोर में बदलना है तो 760, एटीएम को मिनिमम एचजी में बदलना है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे। इन यूनिट को याद रखना चाहो रख सकते हो, अदरवाइज तो क्या होता है, आपको क्वेश्चन में कई बार डी मिल जाती है, अगर आपको याद करने की मेमोरी पावर अच्छी है तो इसको याद कर सकते हो।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो हमें पता है मास का कंजर्वेशन, मास क्या होगा, जो मास है ना तो क्रिएट हो सकता है ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रिएक्टेंट लिया, यहाँ पे प्रोडक्ट लिया, रिएक्टेंट होता है जहां से हमें रिएक्शन शुरू करते हैं, प्रोडक्ट जो हमें रिएक्शन होने के बाद मिलता है। तो देखो यहाँ से क्या होगा कि जो रिएक्टेंट होगा या प्रोडक्ट होगा, जितना मास रिएक्टेंट में होगा ना उतना ही मास प्रोडक्ट में होगा, ना तो ये मास इससे कम हो सकता है ना मास ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम खत्म कर सकते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होएगी ना, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 10 ग्राम ले लिया, तो यहाँ पे हमें 10 ग्राम ही मिलेगा, ओवरऑल मास बोला मैंने, ओवरऑल मास चेंज नहीं होगा, बस वो तो रिएक्शन होने की वजह से इधर उधर हो जाते हैं, एलिमेंट्स वो इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मास में कोई भी फर्क है वो नहीं आएगा, तो मास हमेशा ही कंजर्व रहेगा। उसके बाद क्या है, देखो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है, कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शनल ऑफ एलिमेंट बाय वेट। तो ये वाली मैंने पहले समझाई थी ना आपको, जैसे देखो H2O है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं ना, वो एलिमेंट्स की वेट के द्वारा सेम प्रोपोर्शन लिए होते हैं। कैसे, देखो H2 है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है और हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसका डबल करेंगे तो इसका मास 16 होता है, तो 2:16, तो ये क्या आया 1:8। तो कहने का मतलब क्या है कि अब ये पानी चाहे समुद्र का ले लो, झील का ले लो, नदी का ले लो, कहीं का पानी हो, जो मास का रेशियो है ना, ये तो ये आएगा या ये आएगा, मीन्स उनका जो रेशियो है ना वो सेम रहेगा, प्रोपोर्शन है उनका सेम रहेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा पानी कहाँ का है। तो बस यही चीज बताई थी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ने। उसके बाद क्या था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो डेफिनेट प्रोपोर्शन में हमने देख लिया फिक्स रहेगा, अब मल्टीपल प्रोपोर्शन ने क्या बता दिया कि जैसे हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मीन्स क्या, जैसे मैंने एक 8 के छोटा किया है ना, तो ये वाली चीज हो गई कि वापस इसकी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये वही रेशियो आ जाएगा, तो ये वाली चीज बताई थी मल्टीपल प्रोपोर्शन ने। इफ वॉज मास ऑफ वन एटम इज फिक्स, द मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन फिक्स्ड रेशियो ऑफ होल नंबर, कि अगर हमने एक एलिमेंट का मास फिक्स किया है ना तो हमेशा ही वो होल नंबर में रहेगा, कभी भी डेसिमल है वो नहीं आएगा। तो जैसे यहाँ पे देखो S2 था, यहाँ से H2 प्लस या हाफ O2 लिया हमने, तो यहाँ पे हमें मिल गया H2O। उसके बाद यहाँ से क्या होगा कि H2 प्लस O2 मिला के हमने बना दिया H2O2। तो फिक्स हमने इस H2 की प्रोपोर्शन है ना वो फिक्स की है, तो H2 की अगर आपने प्रोपोर्शन है वो फिक्स की है, तो ऑक्सीजन की आप देखो पहले 16 थी उसके बाद 32, मीन्स क्या 1:2 में है, मीन्स इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ गया। तो क्या हुआ, अगर एक की कंसंट्रेशन हमने फिक्स की है ना, तो सेकंड वाले की जो कंसंट्रेशन है उसकी क्या थी, होल नंबर की मल्टीप्लीकेशन थी। यही चीज इन्होंने बोला कि अगर आप एक की फिक्स करोगे ना तो जो सेकंड एलिमेंट आप जो भी लोगे ना उसकी क्या होगी, फिक्स्ड रेशियो में वो होगी, फिक्स्ड होल नंबर में होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी। तो जैसे 16 था 32 था, तो 2 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। तो यही चीज किसने बताई थी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ने। उसके बाद है गेल-लुसैक लॉ। तो गेल-लुसैक लॉ ने क्या बोला था कि अगर हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हैं, P एंड T कांस्टेंट रहेंगे, तो जो वॉल्यूम होगा ना वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ मोल्स के, कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स को हम इक्वल मान सकते हैं, कितने वॉल्यूम है तो उतने ही हम नंबर ऑफ मोल्स उसके मान सकते हैं। तो जैसे हमने बोला ना यहाँ पे कि हमने ले लिया 100 ml हाइड्रोजन का ले लिया, 50 ml ऑक्सीजन का ले लिया, तो हमें 100 ml वाटर मिल गया, तो 100 और 50 ml का रेशियो हमने बनाया, तो वो क्या आया 2:1 आया। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे दिखाएंगे कि H2 हमने लिया 2H2 और O नहीं आएगा यहाँ पे, और O2, तो यहाँ पे क्या मिला हमें 2H2 मिला, तो यहाँ पे भी रेशियो कितना हुआ 2:1, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स का और जो वॉल्यूम का रेशियो है ना वो यहाँ पे क्या रहा है, सेम रहा है। तो यही चीज किसने बताई थी, गेल-लुसैक लॉ ने बताई थी कि वहां पे इसका वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम और जो नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे ना उनका रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा, जब भी हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर है वो सेम रहते हैं। यही चीज एवोगैड्रो लॉ ने क्या बताई थी, देखो इसने क्या बोला, नंबर ऑफ मोल्स बोला गेल-लुसैक लॉ ने, और एवोगैड्रो लॉ ने क्या बोला यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स की बजाय क्या लिख दिया, नंबर ऑफ मोलिक्यूल बोल दिया। तो इन लॉ को आपने याद रखना, गेल-लुसैक लॉ ने क्या बोला कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा नंबर ऑफ मोल्स के, और एवोगैड्रो लॉ ने बोला कि मोलिक्यूल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे वॉल्यूम के, यहाँ पे मोल्स होंगे यहाँ पे मोलिक्यूल होंगे। ऐसे ही 2 लॉ और आती हैं जो आपसे पूछ लेते हैं। पहला लॉ है चार्ल्स लॉ, उसके बाद सेकंड जो लॉ है वो है बॉयल्स लॉ। तो देखो चार्ल्स लॉ, इसमें क्या होता है, प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट रहेगा और जो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा किसके, टेम्परेचर के। ये किसकी कंडीशन है, चार्ल्स लॉ की। और दूसरा लॉ है हमारे पास
बॉयल्स लॉ। उसमें क्या होता है, टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है और जो वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। तो ये वाले लॉ है ना, इनकी भी डेफिनेशन टाइप में पूछे गए हैं, तो इनको ध्यान रखना। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, देखो बॉयल उबलना मींस टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तीन ही चीज है बस, वी पी टी और एक नंबर ऑफ मोल्स लगाओ, ठीक है, तीन चीज है। तो अगर कोई भी दो चीज कांस्टेंट रहेंगी ना तो रिलेशन दोनों बाद वालों में बचेगा। जैसे हमने देखा गेलू-सेक लॉ और एवोगैड्रो लॉ में, हमने बोल दिया कि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो बचा कौन, वॉल्यूम, और यहाँ पे एन बचा, नंबर ऑफ मोल्स बचा। अब बॉयल्स लॉ में हमने बोल दिया टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट बचा तो वहां पे बचा क्या, वॉल्यूम और प्रेशर बचा, तो इनमें रिलेशन बता दी। चार्ल्स लॉ में हमने बोल दिया प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो बचा क्या, वॉल्यूम और टेम्परेचर बचा, तो इनमें रिलेशन रहेगी। तो ये पूछ लेते हैं कई बार। उसके बाद देखो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसने क्या बोला था, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम, कि जो मैटर होते हैं उनमें क्या होंगे, इंडिविजिबल एटम होंगे। इसने बताया था ये कि सेम एलिमेंट का मास सेम रहेगा, चाहे वो एलिमेंट आप कोई कहाँ से लो, किधर से लो। कंपाउंड फॉर्म व्हेन एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो, तो कंपाउंड जमी फॉर्म होंगे जब हम उसको फिक्स रेशियो में लेंगे। जैसे हमने बोल दिया क्या, मिथाइल, तो हम मिथाइल तभी बोलेंगे जब कार्बन और हाइड्रोजन का 1:4 होगा। अगर यहाँ पे हमने 2:4 बना दिया ना तो फिर ये कंपाउंड है वो और कुछ ही बन जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि अगर फिक्स रेशियो में ही हम एलिमेंट को कंबाइन करेंगे तभी उसको हम कंपाउंड बोल सकते हैं। एटम्स इन रिएक्शन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि जो रिएक्शन में हमारे एटम रहेंगे ना तो हम उसको बना सकते कोई नया एटम। जैसे मैंने रिएक्टेंट में यहाँ से लिया है कि जैसे हमने लिया कुछ भी ले लो, a प्लस बी ले लिया, ठीक है, तो यहाँ से हम ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे जो हमारे एटम होंगे उनमें कोई भी और एलिमेंट सी या डी आ जाए। जो एटम यहाँ पे हम लेंगे, अगर यहाँ पे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही लिए हैं ना तो प्रोडक्ट साइड में भी एलिमेंट चाहे कुछ, कंपाउंड चाहे कुछ भी बने, हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन होंगे, कहीं से उठ के नाइट्रोजन नहीं आ जाएगा। बस यही चीज बताई गई। लेकिन ये तो थे क्या, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने ये पॉइंट्स दिए थे कुछ, ठीक है, लेकिन यहाँ से इसकी लिमिटेशन क्या रहेगी, इनकी लिमिटेशन ये रह गई कि इन्होंने बताया, ये नहीं बता पाए। जैसे हमने बोला ना कि हमारे पास केमिकल जो ये एटम्स हैं वो कंबाइन होंगे, तो ये ना तो ये बता पाए कि ये एटम्स है ना, इन ये कौन से ला पे काम करेंगे, कैसे कैसे कंबाइन होंगे, कैसे कंबाइन होंगे, इनका इनकी जो वजह क्या है, ये क्यों कंबाइन हो रहे हैं, तो ये सारा कुछ है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इसी वजह से इनकी ये क्या रही थी, लिमिटेशन रही थी कि कौन से लॉ के बेस पे ये काम कर रहे हैं, कौन से नियम है, कैसे क्या वजह है कि जो एटम्स हैं वो कंबाइन हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें ये नहीं बता पाए थे। उसके बाद आता है हमारे पास एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास है, देखो पहले है ना, ये एटॉमिक मास वाली यूनिट है ना, हम इसमें पढ़ के आए थे नाइन्थ वाली में, नाइन्थ वाली जाके देखे होंगे ना आपने, तो वहां से नाइन्थ में एक यूनिट में पढ़ के आए थे। तो अलग अलग एलिमेंट का मास था ना, वो एक एलिमेंट के रिलेटिव में मास बताने लग गए थे। तो पहले ऑक्सीजन को लिया गया था, लेकिन बाद में ऑक्सीजन को नेग्लेक्ट करके कार्बन को लिया गया। जब ऑक्सीजन को लिया ना तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 8 एटॉमिक नंबर 16 होता है। तो यही चीज क्या थी, 1/16 ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। लेकिन बाद में ऑक्सीजन को हटा के कार्बन को स्टैंडर्ड माना गया कि हम जो एटॉमिक मास निकालते हैं ना सारे एलिमेंट्स का, वो किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, कार्बन 12 की रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो कार्बन 12 की रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो क्या है, सिंपली 1/12 हो जाएगा किसका, मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो एटॉमिक मास यूनिट अगर आपने डिफाइन करनी है तो वो क्या हो जाएगी कि 1/12 किसका, मास ऑफ कार्बन एटम का, कि मास ऑफ कार्बन एटम को फिक्स माना गया, और अदर किसी भी एटम का मास अगर हमने निकालना तो वो क्या हो जाएगा, 1/12। अगर एटॉमिक मास यूनिट में अगर उसकी दी गई है ना तो उसका मतलब क्या है कि हमने कार्बन का 1/12 किया है ना, उसके रिस्पेक्ट में जो भी मास आया है ना उसका, उसके रिस्पेक्ट में हम ये वाला मास है वो निकाल रहे हैं। और अगर एएमयू में दिया जाए, अब एएमयू को यूनिफाइड मास भी बोल देते हैं, तो ये वाली हमें पता लग जाएगा कि एटम का मास यहाँ पे दिया गया है। ये वाली चीज हम नाइन्थ में भी पढ़ के आए थे। बस यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे बताने के लिए यही बताया गया कि रिलेटिव एटॉमिक मास हम निकालते हैं, स्पेसिफिकली अलग अलग एटम का मास है वो निकालना पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए एक यूनिट डिराइव की गई कि रिलेटिव एटॉमिक मास हम निकालेंगे। एटॉमिक मास यूनिट है वो क्या होगा, किसके इक्वल माना गया, कार्बन को स्टैंडर्ड मान के 1/12 माना गया किसका, कार्बन 12 एटम का। फर्क कोई पड़ेगा नहीं, 1/12 की मास ऑफ कार्बन एटम भी 12 है तो ये कैंसिल हो गया, वापस का एज इट इज आ गया। बस इसको एक स्टैंडर्ड के जैसे यूज किया गया। अब 1 एटॉमिक मास यूनिट है वो किसके इक्वल होता है, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होता है। कई बार पूछ लेते हैं, बदलना पड़ जाता है, तो इसको आपने याद रखना है, ठीक है। और ये किसके लिए बोल रहे हैं हम, ये एटॉमिक मास यूनिट बोल रहे हैं कि एक एटम के लिए जो यूनिट होती है ना उसके लिए हम इस एटॉमिक मास यूनिट को बोल रहे हैं। अब आपने सुना होगा कि इतने नंबर ऑफ मोल्स, इतने नंबर ऑफ ये वो, तो अगर आपने कहीं पे भी मोल्स को
मोलिक्यूल में बदलना है तो वहां पे आपको Na क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है, इससे मल्टीप्लाई करनी होती है। इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है बिल्कुल अच्छे से। 6.022 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 23 पर मोल होती है, ठीक है। एक मोल में आपने मोलिक्यूल बताने हैं ना, तो इससे आपने इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब देखो यहाँ पे एटम पूछ लिया, मोलिक्यूल पूछ ले। देखो एटम्स इन वन मोलिक्यूल ऑफ H2SO4, तो H2SO4 में हमें एटम बताने हैं कितने होंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कि एक मोल में कितने एटम्स हैं। तो एक मोल में हमने देखा, देखो 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, तो टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। 1 मोल में देखा है तो हमने 7 एटम आए। लेकिन हमें क्या चाहिए, मोलिक्यूल्स चाहिए। मोलिक्यूल कितने होंगे, टोटल मोलिक्यूल कितने होंगे, तो वो कितने हो जाएंगे 6.022 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई में 7। तो बस यही आपने बताना। बस यही होता है कि जहाँ पे भी आपको एटम और मोलिक्यूल है उनमें बदलना हो ना मोल्स से, तो हम क्या करेंगे, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6.022 10 की पावर 23, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। उसके बाद देखो परसेंट कंपोजिशन, इस पे बेस भी एक क्वेश्चन आया है, अगर आपने देखा हो तो कभी। परसेंट कंपोजिशन पे बेस कैसे क्वेश्चन आया कि हमें किसी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। कुछ नहीं होता, देखो जैसे ये तो हमें सिंपल ऐसे भी परसेंटेज निकालनी होती है ना, हम निकालते कैसे हैं, जैसे हमारे मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, तो हम कैसे निकालते हैं, जितने मार्क्स हमारे आए हैं और जितने डिवाइड बाई टोटल मार्क्स निकालते हैं, मल्टीप्लाई में 100 करते हैं। तो वही सेम चीज यहाँ पे, जिस भी आपको बोला जाए ना, जिस भी एलिमेंट का आपको मास निकालने को बोले जाए, परसेंटेज निकालने को बोला जाए, उसका मास ऊपर रखो, डिवाइड बाय टोटल मास करो, मल्टीप्लाई में 100 करो। जैसे CH4 है, कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 4, तो टोटल मास हो गया 16। तो हमने किसका बताना, कार्बन का बताना है ना, तो कार्बन का कितना था, 12 था, और टोटल मास 16 था, मल्टीप्लाई में 100। तो ऐसे निकाल सकते हैं। अगर मोल का मास लेंगे तो मोलिकुलर मास लेंगे, वो ग्राम की फॉर्म में आएगा। अगर आपको एटम्स का मास लेना है तो वो एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में आएगा। अब ये वाला जो टॉपिक है ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला और मोलिकुलर मास वाला टॉपिक, मैंने अपने चैनल पे बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसको नहीं समझाती, वहां से इसको ऐड कर दूंगी। ठीक है, ऐसा ही करेंगे हम। तो ये क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला और जो मोलिकुलर फॉर्मूला, ये आपका 23 में भी आया है, एग्जाम के पेपर में आया है। तो यहाँ से मैं आपकी वीडियो ऐड करूंगी, वो वाली जो मैंने अपने चैनल पे समझाई है, तो वो वाली वीडियो को मैं यहाँ पे ऐड लगाऊंगी। तो ये वाली, इसके बाद जो एक छोटी सी वीडियो मिलेगी वो आपको ऑन बोर्ड मिलेगी, क्योंकि उसको मैं बाद में ऐड करूंगी, क्योंकि वो मैंने वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ है। बोर्ड पे चीज अच्छे से समझ आती है, मुझे भी पता है, लेकिन इतनी चीजें बोर्ड पे समझाना पॉसिबल नहीं होता, टाइम नहीं मिल पाता, तो यहाँ से करवाती हूँ। अब ये वाली चीज पहले समझाई हुई है, तो वहां से लगा दूंगी मैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है स्टोशियोमेट्री एंड स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन, कि हम जो हमारे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो कुछ निकालते, जो भी हमारे रिएक्शन होती है ना, उसमें हम देखते हैं उसके जो कोफिशिएंट कितने हैं, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसका 1 मोल लिया है हमने, यहाँ पे 1 मोल है, इसका 2 मोल है, इसका 1 मोल है, इसकी 2 मोल है। तो यहाँ पे देखो, कार्बन का मास 12 और ये 4, यहाँ पे कितना मास हुआ 16 ग्राम। यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का 16 ग्राम, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम है, और 2 ऑक्सीजन है तो 32, और 2 का मास हुआ 32, और टोटल एक देखो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। अब यहाँ पे 2, यहाँ से 2 2 जा 4 ऑक्सीजन है, तो 4 इंटू में 16, तो क्या हो जाएगा 64 ग्राम। तो ये 64 ग्राम है। अब CO2 है, तो यहाँ से 12 और यहाँ से हो जाएगा 32, तो ये क्या हो जाएगा 42 ग्राम। अब यहाँ पे H2O है, तो 2 इंटू में 2H का 2 मास और इसका ऑक्सीजन का 16 ग्राम। तो यहाँ से 18 और 2 यहाँ पे आएगा 36 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से बस यही चीज बताई गई है कि मोल्स के हिसाब से हम मास कैसे निकालते हैं। यहाँ पे 2 मोल थे ना, तो यहाँ पे इसका मास हो जाएगा 16 और 2 18 और 18 2 36 ग्राम। तो बस यही चीज यहाँ पे बताई है कि कैसे हम मास निकाल सकते हैं उसके मोल से। तो ऐसे निकाल सकते हैं। कहने यहाँ से हमें क्या पता चला, देखो अगर मैं आपसे पूछूंगी इस वाली इक्वेशन से आपने क्या बता पाई, इस वाली इक्वेशन से हम यही बता पाए ना, ये इक्वेशन आपको लिख दी और आपसे पूछा गया, तो हम क्या बता पाए, देखो हमने जब 16 ग्राम लिया है ना मीथेन का, तो वहां से हमें क्या मिली है 44 ग्राम, यहाँ से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली और 36 ग्राम हमें पानी मिला, ये बता सकते हैं हम। और क्या बता सकते हैं, ये बता सकते हैं कि 16 ग्राम को कितनी ये चाहिए होगी, 16 ग्राम मीथेन को
44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो ये हमने बता दिया 64 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो ये वाली सारी चीजें हम यहाँ से निकालते हैं। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, देखो कंबशन है ना, कंबशन आ जाता है कई बार। ये क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपको, कंबशन ऑफ मीथेन। तो मीथेन का हमें पता है CH4 होता है ना, मिथ मीन्स नंबर ऑफ कार्बन इज 1। अगर कंबशन होना तो वहां पे ऑक्सीजन होगी, और जब भी सिंपल हाइड्रोकार्बन का कंबशन हो तो आपने बस CO2 और H2O निकालना है, और इसको बैलेंस जरूर से जरूर करना है। तो जैसे यहाँ पे H कितने हैं, 4 है, तो यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई की, बाकी सारी तो मेरे ख्याल में बैलेंस ही है। ये ऑक्सीजन देखो 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो 4, यही चीज यहाँ पे बताई गई है। तो जब भी कंबशन का क्वेश्चन आएगा, पहला स्टेप होएगा अपनी इक्वेशन को बैलेंस करना है। और यहाँ से हमने क्या बताया कि कितने ग्राम CH4 से हमें इतने ग्राम CO2 मिली, कितने ग्राम CH4 को इतने ग्राम ये ऑक्सीजन चाहिए थी, इतने ग्राम ऑक्सीजन को इतने ग्राम CH4 चाहिए था। ये सारी चीजें हम इस इक्वेशन को देख के बता सकते हैं। तो यही चीज यूज होता है इसका। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लिमिटिंग रिएजेंट का, कि लिमिटिंग रिएजेंट हम किसको बोलेंगे। तो देखो लिमिटिंग रिएजेंट हम किसको बोलेंगे, कि हमने यहाँ पे बोली कि जैसे है ना, यहाँ से ऊपर वाली से एक बार एग्जांपल से समझाऊं मैं आपको, इरेज करते हैं इसको। देखो मैंने बोल दिया कि 16 ग्राम ये है मीथेन है, तो इसको 64 ग्राम चाहिए, कि इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए 16 ग्राम को 64 ग्राम चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हमें कोई बोल दे कि 64 नहीं है, यहाँ पे 16 ग्राम के साथ 60 ग्राम दिया है किसका, ऑक्सीजन का। तो अब 60 ग्राम दिया है, लेकिन हमें पता है कि हमें 64 ग्राम चाहिए, तो कौन सा, तो ये वाला कम रह गया, जितना हमें चाहिए था उससे कम रह गया। तो जो जितना हमें चाहिए जब उससे कम रह जाए ना, तो ये इस अकॉर्डिंग हमारा, इसको हम क्या बोल देंगे कि ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। जब अगर हमारे पास दिया 60 ग्राम है, चाहिए हमें 64 ग्राम है, तो लिमिटिंग रिएजेंट फिर यही हो गया, ये इसकी अमाउंट कम है। लेकिन अगर इसी चीज को हम ऐसे बोल दें, सेम इसी चीज को हम ऐसे बोल दें, हमें पता है कि देखो 64 ग्राम है ना, उसको 60 ग्राम CH4 मिलेगा, तभी ये रिएक्शन प्रोसीड हो पाएगी। लेकिन आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि ये 10 ग्राम ही है, और हमें पता है कि 10 ग्राम से हो नहीं पाएगी रिएक्शन, क्योंकि इसको तो 16 ग्राम चाहिए था, तो इसको हम बोल देंगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस ऐसे आपने इसको करना होता है कि हम इतने ग्राम को, जो सब्सटेंस हमारा पहले फिनिश हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ से ये वाली चीज बताने वाली थी कि जो भी अमाउंट में हमारा कम रह जाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट की कम रह गया। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल से समझते हैं अब हम। जो जल्दी खत्म हो जाएगा, बस इतना आपने ध्यान रखना है कि जो जल्दी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये रिएक्शन हमें दी गई है कि 2A प्लस में 3B से हमें क्या मिला, 4C और 60D हमें मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखो 2A को रिएक्ट करने के लिए, अब यहाँ से हमें बोल दिया गया कि यहाँ से आपके पास, देखो क्वेश्चन कैसे आता है लिमिटिंग रिएजेंट का, कि एक रिएक्शन आपको दी गई है, ये वाली रिएक्शन आपको दी गई है, और आपको गिवन है कि अगर हम 2A के 4 मोल ले लें और आप 3B के 20 मोल ले लो, तो इनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। आपको 2A के 4 मोल लेने हैं और 3B के 20 मोल लेने हैं, तो आपको बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। तो कैसे बता देंगे, बताएंगे सिंपल। देखो हमें पता है इस वाली इक्वेशन से, इक्वेशन हमें ये गिवन है, इसको छोड़ दो, इन्हीं से करेंगे ना हम, यहाँ से तो पूछा ही नहीं कुछ। तो देखो हमें यहाँ से हमने देख लिया कि 2 मोल्स हैं अगर A के, तो उसको कितने चाहिए, ए के अगर हमें क्या दिया जाए, 4 मोल दिए जाए, 2A नहीं, ए के 4 मोल दिए जाए और बी के 20 मोल दिए जाए। तो यहाँ से हमने देखा कि ए के 2 मोल को कितने मोल भी चाहिए, 3 मोल चाहिए। अगर ए का 1 मोल होता तो उसको कितने चाहिए होते, 3/2 चाहिए होते। लेकिन क्वेश्चन में हमसे बोल दिया कि ए के हैं 4 मोल। अब ए के हैं 4 मोल, ए के 4 मोल को कितने मोल ऑफ बी चाहिए, तो यहाँ से 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6 मोल्स चाहिए। मीन्स 2A को रिएक्ट करने के लिए अगर हमने A के 4 मोल लिए है ना, तो B के हमें कितने मोल चाहिए, फिर 6 मोल चाहिए। और क्वेश्चन में हमें 20 मोल गिवन है, इसका मतलब तो B तो हमारे पास एनफ है, तो B तो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि B लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। तो अब इसको उल्टा निकाल के देखो, देखो जैसे B है, 3 अगर हम 3 मोल्स अगर हमने B के लिए हैं, तो उसको 2 मोल्स A चाह रहे हैं, है ना, तो 2 मोल्स A चाहिए। अगर हमने 1 मोल ले लिया किसका, B का, तो इसको कितने मोल चाहिए, 2/3 मोल चाहिए। लेकिन हमें चाहिए है कितने, हमारे क्वेश्चन में 20 मोल्स हैं, तो इसको कितने चाहिए होंगे, 2/3 इंटू में 20। तो ये कैंसिल होके आप देखोगे ये हो जाएगा 40/,
3 और 3 1 जा 3 3 जा और ये हो जाएगा। तो इतने मोल चाहिए किसके, ए के चाहिए। 20 मोल्स को रिएक्ट करने के लिए इतने मोल्स चाहिए ए के, लेकिन हमारे पास मोल्स कितने हैं, 4 ही हैं। तो ए तो मीन्स कम हो गया, तो ए कम हो गया, तो यहाँ से हमारे पास ए क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो ऐसे रिएक्शन में आपने देखना, पहले आपने देखना कि जो रिएक्शन आपके पास गिवन हो ना उसमें कितने मोल चाह रहे हैं। उसके बाद इस वाले से निकाल के देखना कि ए वाले को कितने मोल चाहिए थे। तो हमने देखा कि ए को अगर हम ए के हम 4 मोल लेंगे ना तो बी के हमें 6 चाहिए और हमारे पास 20 दिए गए हैं। तो ऑटोमेटिकली फिर ये तो बी तो कम होने से रहा, फिर इसको उल्टा लगा के देखो, पता तो हमें चली गया है, तो बस मैंने आपको समझाने के लिए लगाया ना कि बी के अगर 3 मोल है तो उसको 2 मोल चाह रहे हैं। अगर एक एक का निकाला, फिर हमने क्या देखा कि बी के हमारे पास 20 मोल गिवन है, तो ए के कितने चाहिए होंगे, इतने चाहिए होंगे। ये तो था इस हद वाला काम। अब आपसे ये भी पूछ सकते, देखो हमें पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट है वो ए है, मीन्स क्या कि रिएक्शन उतनी ही प्रोसीड हो पाएगी जितना अमाउंट ऑफ ए है, क्योंकि ए कम है। और अगर ए को रिएक्ट करने के लिए, बी को रिएक्ट करने के लिए ए ही नहीं मिल पाया ना, तो फिर बी रिएक्ट कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। तो अगर ए को रिएक्ट करने के लिए बी नहीं मिल पाया और बी रिएक्ट नहीं कर पाया, तो उतना ही रिएक्ट करेगा ना जितना अमाउंट ऑफ ए है। तो पहले हमने यहाँ से ये देख लिया कि ए हमारे पास क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, पहले हमने ये दिखा दिया। अब यहाँ से हमसे पूछ सकते हैं कि कितने मोल मिलेंगे आपके। अब यहाँ से हमने देखा, देखो ए के अकॉर्डिंग रिएक्शन चलेगी। अब जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही डिसाइड करेगा ना रिएक्शन कितनी है। जैसे कैसे, जैसे मैं समझाऊंगा आपको, जैसे हम दो बच्चे हैं, ठीक है, दो के बच्चे हैं और उन दोनों ने क्या करना है, गिव एंड टेक वाली रिलेशन करनी है। तो उन्होंने क्या करना, 1 रुपए वो देगा और 1 रुपए वो देगा, तब तक गेम चलेगा। तो मान लिया हमने इस पे ए के पास 5 रुपए हैं और बी के पास है 10 रुपए, ठीक है। तो यहाँ से ए ने 1 रुपए दिया, उसके बाद बी ने 1 दिया। 5 बार तो उनका ठीक चला क्योंकि इसके पास 5 रुपए थे, लेकिन जैसे इसके 5 खत्म हो जाएंगे तो ये क्यों देगा, नहीं देगा ना। तो फिर रिएक्शन कब तक चली, जब तक जो कम वाला था, जब तक उसके पास जितनी चीजें थी ना तब तक चलेगी। तो वही चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे भी जब ए के पास जितने मोल ए के हमें चाहिए हैं, जितने मोल ए के हैं लिमिटिंग रिएजेंट के हैं, जितने इस ए के मोल खत्म हो जाएंगे हमारे पास, तो बी फिर किसके साथ रिएक्ट करेगा, नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अगर हमें पूछा जाए अब किसी डी के कितने मोल बनेंगे या सी के कितने मोल बनेंगे, तो यहाँ से हमने देख लिया, देखो ए के अकॉर्डिंग रिएक्शन चलेगी। तो 2 के मोल से हमें कितने मोल मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं। अगर 1 होता तो 6/2 हो जाता, लेकिन इसके मोल कितने हैं, 4 हैं, तो 6/2 इंटू में 4, तो ये हो जाएगा 12। सेम इसी चीज में हमसे पूछ ले कि सी कितने मिलेंगे, सी कितने मिलेंगे कि ए से अगर ए 2 अमाउंट है तो सी हमें 4 मिल रहा है, 1 है तो 4/2 हो जाएगा। ए के मोल कितने हैं, 4 है, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 8, तो 8 मिलेंगे। बस ऐसे निकालना था। होपफुली मैं समझा पाई हूँ, अगर कोई डाउट बचता तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। उसके बाद है मोलैरिटी, हम किसको बोलेंगे, तो मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये वाली चीज याद रखनी है। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। उसके बाद क्या है, परसेंट बाय मास। तो मास निकालना है ना, अगर मास ऑफ सोल्यूट का परसेंटेज निकालना है तो सोल्यूट ले लो, सोलवेंट का भी पूछ ले तो सोलवेंट ले लो। बाकी यहाँ पे मेनली केसेस में क्या होता है कि सोल्यूट का निकाल लेंगे, डिवाइड बाय टोटल करेंगे, तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। अब होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होगा कि जो हमें एक ए दिया गया, एक बी दिया गया, तो जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन करना है ना उसके तो नंबर ऑफ मोल्स ऊपर ले लो और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ले लो। अगर बी का निकालना होता तो बी के ऊपर ले लेते और टोटल मोल्स है वो नीचे ले लेते। और यहाँ से भी नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। उसके बाद क्या है, मोलालिटी। मोलालिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ये वाली चीज याद रखनी है कि किलोग्राम में होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब एक क्वेश्चन आता है कि मोलालिटी को हम प्रेफर करते हैं बजाय की मोलारिटी के। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो मोलैरिटी में क्या इन्वॉल्व है, यहाँ पे मास इन्वॉल्व है, और यहाँ पे मोलैरिटी में क्या इन्वॉल्व था, मोलैरिटी में इन्वॉल्व था वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो इसलिए हम इसको प्रेफर नहीं करते। मोलैरिटी को प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, इसीलिए मोलैरिटी के ऊपर प्रेफर की जाती है। उसके बाद देखो एक यूनिट आपकी हो चुकी है पूरी, जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो कंप्लीट हो चुकी है।
सेकंड यूनिट रहेगी वो रहेगी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ना, ये ऐसी ही यूनिट आपको क्लास 9th में भी मिलेगी। अगर थोड़ा बहुत आपने वहां से देखना है तो आप वहां से देख सकते हो एक बार, तो उसके बाद यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई थी, ये वाले चीज है ना इसमें जो जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें क्या लिया था, देखो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी, सबको पता होगा है ना। तो कैथोड रे ट्यूब है, यहाँ पे हम एक कैथोड रे ट्यूब लेते हैं जिसमें से क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब ये होता है ना, ये क्या कैसी ट्यूब होती है, ये एक इसने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट है ना, ये किसने पास करके देखा था, यहाँ से ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये फेराडे ने करके देखा था। क्या था इस एक्सपेरिमेंट में, इस वाले एक्सपेरिमेंट ने ये था कि एक कैथोड रे ट्यूब ली ग्लास की, जैसे ये वाली जो ट्यूब है ना, और इसमें से दो ये लिए मेटल के वायर लिए, और ये दोनों क्या थे, ये दो इलेक्ट्रोड इन्होंने लिए थे, कि ग्लास की एक कैथोड रे ट्यूब है वो ली है, और उसके बाद इन्होंने दो वायर लिए जिनको हम क्या बोलेंगे, दो इलेक्ट्रोड बोलेंगे, एक होएगा कैथोड और एक होएगा एनोड। जो कैथोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज है और वहां से पॉजिटिवली चार्ज है। उसके बाद इस पे क्या है, यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखने की हैं। सबसे पहली जो चीज है ना वो क्या है कि यहाँ पे हम जो गैसेस लेंगे ना वो लो प्रेशर पे लेंगे। लो प्रेशर का मतलब गैसेस के टर्म में क्या होता है, गैसेस के टर्म में प्रेशर का मतलब होता है कंसंट्रेशन से, कि यहाँ पे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो, ज्यादा इनमें गैस, देखो गैस के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है आपस में कोलाइड करने की, यहाँ पे ज्यादा कोलोइजन ना हो, ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे ना हो। तो इसीलिए फर्स्ट कंडीशन होती है कि हम गैसेस को लो प्रेशर पे लेते हैं। उसके बाद सेकंड कंडीशन यहाँ पे होती है हाई वोल्टेज पे लेते हैं हम इसको, हाई वोल्टेज पे। तो जैसे ही यहाँ पे हम हाई वोल्टेज लेते हैं और यहाँ से करंट पास करते हैं, तो जैसे ही हम यहाँ पे करंट पास करेंगे ना, होगा क्या, तो यहाँ से देखो ये हमने यहाँ से जैसे करंट पास किया तो क्या देखा गया कि देखो कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी साइड मूव करेंगे, अ, इसकी साइड मूव करेंगे, एनोड की साइड, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये बात तो सही है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड मूव होएगा, वो बात तो सही है। लेकिन ये वाली जो रे है ना ये दिखाई नहीं देती, तो कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो हो रही है। तो इसके लिए क्या काम किया गया, जैसे ही हमारा ये एनोड है ना इसमें एक छेद किया गया, और उसके बाद इसके आगे एक स्क्रीन लगाई गई जो थी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी। तो जैसे ही वहां पे क्या देखा गया कि जैसे ही यहाँ से करंट पास होगा ना, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से पास होंगे और जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन है ना उस पर टकराते हुए दिखाई देंगे। तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगी, शाइनिंग देखने को मिलेगी। तो वहां से ये पता लगाया कि जो एक बीम आ रही है ना इलेक्ट्रॉन की वो कैथोड से एनोड की साइड आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एनोड था पॉजिटिवली चार्ज, तो यहाँ से एनोड की साइड बीम आ रही थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं, और उन्हीं नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होते दिखाई दी, जिसको हमने क्या बोला, कैथोड रेज बोला। पता कैसे चला, एनोड में एक छेद किया और वहां से देखा कि जिंक सल्फाइड पर जब ये टकरा रहे हैं ना तो वहां पे शाइनिंग मिल रही है हमें। तो ये वाली चीज वहां पे देखी गई। अब यहाँ पे ध्यान रखने की बात दो ही है, पहली बात कि हम यहाँ पे गैसेस को लो प्रेशर पे लेंगे, उसके बाद सेकेंड चीज है यहाँ पे कि हाई वोल्टेज लेंगे। अब यहाँ से देखो, अब मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन ली है, मीथेन ली है, ऑक्सीजन ली है, नाइट्रोजन ली है, कि जो भी गैस यहाँ पे हम लेंगे ना वो तो इसका इफेक्ट करेगी नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट किसकी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की हो रही है। अब यहाँ से चाहे H से इलेक्ट्रॉन आए, चाहे यहाँ से N2 से इलेक्ट्रॉन आए, चाहे O2 से इलेक्ट्रॉन आए, तो इलेक्ट्रॉन तो वहां पे सेम ही रहेगा ना। इलेक्ट्रॉन तो ये नहीं है कि हाइड्रोजन का अलग है, ऑक्सीजन का अलग है, तो ये चीज तो नहीं होगी यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन तो सबका सेम होता है, अब सबका इलेक्ट्रॉन सेम होएगा तो क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ गैस होता है। और जो कैथोड रे है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, जो हमारी कैथोड रेज होती है ना वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के जैसे बिहेव करती है। लो प्रेशर पे हम लेते हैं ताकि कोलोइजन ना हो और वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो। तो यहाँ से ओवरऑल आपको यही चीज याद रखनी थी। सबसे पहले हमें पता है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। यहाँ पे किसका यूज किया गया था, कैथोड रे का ट्यूब का किया गया था। मूवमेंट किसकी देखी गई, इलेक्ट्रॉन्स की देखी गई, कि जो नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड जा रहे हैं। कैसे पता चला, ZNS की स्क्रीन लगाई थी वहां से हमें पता चला। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चाहिए वो चाहे किसी भी गैस से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ
गैस होते हैं, ये ट्रेवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में। और उसके बाद क्या था कि स्लो प्रेशर हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे कोलिजन ना हो, यहाँ पे भीड़ भाड़ है वो बची रहे और जो ये रे है वो स्ट्रेट लाइन में चली जाए, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, लो प्रेशर लिया है। उसके बाद है सेकंड कि चार्ज टू मास रेशियो है वो हम कहाँ पे निकालेंगे, चार्ज टू मास रेशियो है वो कैसे निकाला गया। तो यहाँ पे देखो ये वाली जो मूवमेंट थी ना, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट थी, उसको अलग अलग बेसिस पे देखा गया। तो यहाँ से क्या किया हमने, जैसे ये बीम जा रही है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया है उसके परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाया, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव आप देख सकते हो। ये तो क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो मैग्नेट लगाया है ये मैग्नेटिक फील्ड लगाया। जैसे ही हमने क्या लगाया कि जो ये हमारी इलेक्ट्रॉन की रे जा रही है, यहाँ पे हमने अकेले मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, तो इसकी जो मूवमेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड की साइड अट्रैक्ट होकर सी पे आएगी। अगर यहाँ से हमने ओनली यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, तो जो भी ये मूवमेंट आ रही थी यहाँ किसकी साइड जाएगी, ये एक ही साइड जाएगी। मीन्स क्या कि इसकी जो मूवमेंट है वो एक ही साइड होगी। तो यहाँ पे यही बताया है कि जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। जब अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा, तो क्या होगा, ये जो रे जा रही है ना, तो वो कहाँ पे जाएगी, ऊपर की साइड जाएगी, ए पार्ट पे जाएगी। जब अकेला मैग्नेटिक फील्ड लाए जाएगा तो ये सी पे जाएगी, क्योंकि मैग्नेट नीचे की साइड लगा है। और अगर यहाँ पे क्या है कि जो दोनों बोथ हैं, दोनों फील्ड्स हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस है, तो वो किस पे जाएगी, पॉइंट बी पे जाएगी। बस ये चीज आपने ध्यान। तो देखो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है तो ए पे जाएगी, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा तो वो सी पे जाएगी। और यहाँ पे जब ये दोनों ही इक्वल लगे हैं, जितना यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड है और जितना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, वो दोनों बैलेंस है, तो वो कहाँ पे जाएगी, बी पे जाएगी। तो बस यही इसमें बताया गया था इसको। और उसके बाद देखा क्या गया कि यहाँ से देखो इस चीज का याद रखना कि डिफ्लेक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज बाई मास के, कि जितना ज्यादा चार्ज वहां पे होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। जितना कम मास होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो ज्यादा डिफ्लेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, चार्ज ज्यादा और मास कम चाहिए हमें, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ रहेगी ना, उतना ही हमारे पास क्या होगा, डिफ्लेक्शन होएगा। तो यही चीज इसमें ध्यान रखनी थी कि बस इसमें क्या याद रखने वाली बात थी कि अगर हमने अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो पोजीशन ए है, और अगर इलेक्ट्रिक अकेला मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो बीम जाएगी वो बी सी की साइड जाएगी। और दोनों ही फील्ड हमारे पास बैलेंस हो गए तो वो किस पे जाएगी, बी पे जाएगी। मीन्स स्ट्रेट लाइन के जैसे एक्ट करेगी। उसके बाद डिफ्लेक्शन था, जितना ज्यादा चार्ज उतना डिफ्लेक्शन, जितना कम मास उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। उसके बाद देखो चार्ज बाई मास रेशियो निकालना था ना, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -19, और मास कितना होता है 9.1 10 की पावर -31 किलोग्राम। तो जब इसको कैलकुलेट किया गया तो चार्ज बाई मास रेशियो है ये निकल के आया। तो सिंपल वैल्यूज आप डालोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद देखो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये हमने यहाँ पे चार्ज रखा ना, ये 1.6 10 की पावर -19 कोलाम। तो ये कहाँ से आया, ये मूलिकन ने किया था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो इस पे आपने नहीं जाना है कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था कैसे था, हमारा बात आपने ये याद रखनी है। क्या पता पूछ ले कि चार्ज है वो किसने देखा था कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट किसने किया था, मूलिकन ने किया था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, क्योंकि एक मैराथन क्लास में क्या होता है, मैक्सिमम चीजें हम वही कवर करते हैं ना जो हमारी एग्जाम ओरिएंटेड हो। उसके बाद देखो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमने देख के आए हो। अब इलेक्ट्रॉन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, प्रोटॉन। तो जो जो कंडीशन इलेक्ट्रॉन में थी ना, तो उसकी जस्ट अपोजिट हो जाएंगी प्रोटॉन में। कैसे, देखो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी तो यहाँ से क्या होगी, ये पॉजिटिव होएगा। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी, ये याद रखना आपने, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। उसके बाद अब हमने वहां पे बोला था, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा कहाँ से कहाँ तक, एनोड से लेके कैथोड तक। तो अब की बार जो स्क्रीन लगेगी ना वो कैथोड की साइड लगेगी, उसके उस बार में एनोड की साइड लगी थी। अब यहाँ पे गैसेज मूव करेंगी, अब देखो गैसेज मूव करेंगी तो यहाँ से गैसेज पे इफेक्ट सारी चीजें डिपेंड होंगी। H+ के कुछ अलग इफेक्ट होंगे, O2 के अलग होंगे, N2 के अलग होंगे। तो उस केस में क्या था, इलेक्ट्रॉन का काम था, इलेक्ट्रॉन का काम था, तो वहां पे सारी गैसेज हैं वो इलेक्ट्रॉन तो एक जैसे देंगी, तो वो गैस के इंडिपेंडेंट था। लेकिन यहाँ पे किसका काम है, यहाँ पे गैसेज का काम हो रहा है, तो गैसेज का काम हो रहा है तो यहाँ पे ये चीज गैस पे डिपेंड होएगी, तो गैस पे डिपेंड होगा। और गैस का जो मास रेशियो है ना उस पर भी डिपेंड होगा, चार्ज टू मास रेशियो है उस पर भी ये डिपेंड होएगा। उसके बाद थर्ड जो पार्टिकल था वो क्या था, न्यूट्रॉन था। उसकी डिस्कवरी किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी।
और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो कैसे पता चला था न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी? जब बेरिलियम का न्यूक्लियस लिया गया और उस पे अल्फा पार्टिकल को बोम्बार्ड किया गया, तो वहां से एक कार्बन का न्यूक्लियस मिला और एक ये वाली स्पीसीज मिली। तो इस वाली स्पीसीज का नाम क्या दिया गया? 0N1 का। इसका नाम क्या दिया गया? हमें न्यूट्रॉन नाम दिया गया। और ये क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, ऐसे ही जो न्यूट्रॉन होता है ना, वो न्यूट्रल होता है। जो हमारे पास एटम का न्यूक्लियस होता है, एटम का न्यूक्लियस होता है, तो उसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और कंबाइनली हम दोनों को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूमते हैं? शेल में घूमते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूमेंगे? शेल में घूमेंगे। तो बस यही चीज यहाँ पे बताई गई थी कैसे किया गया। बेरिलियम पे जब ये क्या होता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस होता है। जैसे हीलियम का मास नहीं होता, हीलियम का न्यूक्लियस होता है अल्फा पार्टिकल्स। तो यहाँ से जब हम इस पे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करेंगे, तो यहाँ से एक तो कार्बन का न्यूक्लियस मिल गया, जिसका जो मास है ना वो इंक्रीज हो गया। कैसे देखते हैं हम? देखो यहाँ पे 4 और 2 6 है, यहाँ पे 6 और 0 6 है, तो ये चीज बैलेंस होनी चाहिए। 9 और 9 और 4 13 है, तो 12 और 1 13 है। तो यहाँ से ये वाली स्पीसीज है देखी गई, और इसका क्या नाम दिया गया? न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूट्रॉन इसका नाम दिया गया। इसकी डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने। उसके बाद ये मॉडल्स हैं, ये हम 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला मॉडल था जे जे थॉमसन का। जे जे थॉमसन ने क्या बोला था? जैसे हम तरबूज देखते हैं, तो तरबूज में क्या होता है? जो रेड पार्ट होता है ना, रेड वाला पार्ट होता है, वो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो उसके बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो क्या थे? इलेक्ट्रॉन थे जो उसमें धंसे हुए थे। ऐसा ही किसका एग्जाम्पल है? प्लम पडिंग। प्लम पडिंग बोलते हैं बेर का हलवा। जैसे हम हलवा बनाए और उसमें हमने बेर डाला, तो जो बेर होंगे ना, वो किसके जैसे एक्ट करेंगे? इलेक्ट्रॉन के जैसे एक्ट करेंगे। और जो बाकी का हमारा हलवा बचेगा, वो कैसे एक्ट करेगा? पॉजिटिव चार्ज के जैसे एक्ट करेगा। ऐसे ही रेजिन पडिंग, ये क्या होता है? किशमिश का हलवा। तो ऐसे इसमें क्या होगा? जो हमारा जो हलवा होता है ना, जो मटेरियल हमने बनाया होता है, वो तो क्या काम करेगा? पॉजिटिव चार्ज के जैसे काम करेगा। और जो ये किशमिश होंगे, वो कैसे एक्ट करेंगे? वो एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज के जैसे एक्ट करेंगे। सेम किसका एग्जाम्पल था? वाटरमेलन का। तो जहाँ पे भी 3 चीजें बनती है ना, वहां पे क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वहां पे फिर ये पूछेगा कौन सा नहीं है। तो वाटरमेलन में भी क्या होता है कि रेड पार्ट जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे हुए होते हैं, वो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होता है। मास ऑफ एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो एटम, इन्होंने क्या बोला जे थॉमसन ने, कि जो मास है ना एटम का, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और नेगेटिव चार्ज उसमें धसा हुआ होता है, जैसे हमने ये एग्जाम्पल देख लिए। उसके बाद देखो क्या है, ये वाली 3 स्पीसीज होती है हमारे पास, अल्फा बीटा गामा। तो आपने याद रखनी है तो रख सकते हो। यहाँ से पेनिट्रेटिंग पावर होती है, स्क्रीन को पास करने की पावर गामा की सबसे ज्यादा, देन बीटा की, देन अल्फा की। और गामा वाली हाई एनर्जी जो रेडियस होती है ना, वो ये हाई एनर्जी रेडिएशन होती है। और ये क्या होती है? 2He4 हीलियम का न्यूक्लियस होता है, ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है, बीटा पार्टिकल। तो इसको भी आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, बाकी कोई जरूरत की बात है नहीं। उसके बाद देखो थॉमसन मॉडल देख लिया। अब यहाँ से यही बात होती है कि थॉमसन का मॉडल फेल हुआ, उसके बाद आया रदरफोर्ड का मॉडल। तो उन्होंने बोला ना कि सारा मास है वो पूरा जो मास होगा ना, वो एटम में होगा, मतलब चारों तरफ होगा। यही चीज उन्होंने बोली जे जे थॉमसन ने। लेकिन रदरफोर्ड ने फिर इस बात को आके नेग्लेक्ट किया कि ऐसा नहीं है। कैसे किया? उसने एक्सपेरिमेंट किया। तो यहाँ पे मैंने मेन मेन पॉइंट लिखे हुए हैं, क्योंकि देखो ये वाले है ना बच्चों वाले हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या लिया था? एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल लिया था, ठीक है, जो अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा। वो अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा था, और वहां पे उसने बाद में लगाई थी एक स्क्रीन, गोल्ड फॉइल लगाई थी। तो गोल्ड फॉइल लगाई थी ना, तो उसने 3 केस देखे थे। पहला केस क्या था? उसने देखा कि मोस्ट ऑफ जो पार्टिकल है ना, वो उसमें से पास होते जा रहे हैं, मीन्स पास हो गई। अब देखो यहाँ से ये जो अल्फा पार्टिकल है वो इसमें से पास हुए, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे कुछ ना कुछ खाली स्पेस होगा। तो पहला उसका ऑब्जर्वेशन क्या था? कि पास हुए वहां से एटम, जो रेज आ रही थी ना अल्फा पार्टिकल रेज, वो पास हो गई। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था? कि कुछ रेज उसने ऐसे देखी जो स्मॉल एंगल्स पे बेंट हो रही थी, ऐसे गई तो, लेकिन स्मॉल एंगल पे बेंट हो गई। क्या हो गई? बेंट हो गई। कुछ क्या हो गई? बेंट हो गई। और फिर थर्ड उसने क्या देखा? ऑब्जर्वेशन उसने क्या किया कि एक 12,000 के बाद एक ऐसी रे आ रही थी जो जैसे गई ना वैसे की वैसी आ गई। क्या? कि सेम पाथ पे वापस आ गई,
सेम पाथ पे वो वापस आ गई। सबसे पहले क्या कि पास हो गई, ठीक है, उसके बाद क्या है कुछ बेंट हो गई और कुछ क्या थी सेम पाथ पे आ गई। तो ये वाले उसके ऑब्जर्वेशन थे। अब उस उन्होंने इन ऑब्जर्वेशन के बेस पे 3 कंक्लूजन दिए। जैसे फर्स्ट था पास हो गई, पास हो गए तो उसने बोला कि वहां पे कोई ना कोई एम्प्टी स्पेस रहा होगा तभी वो पास हुए हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने वो दिया। अब क्या था बेंट हो गई, उन्होंने बेंट हो गई का क्या दिया, जैसे देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से अल्फा पार्टिकल है वो पॉजिटिव चार्ज रे है, तो यहाँ से अगर पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस है ना वो यहाँ तक तो रहा होगा, तो जो भी रे है वो पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में आ रही है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल करेगा तो वो बेंड हो रही है। तो ये चीज इसने बोली। तो क्या था इसका कंक्लूजन कि जो बेंड हुई है ना तो उन्होंने क्या किया है एक्सपीरियंस किया है किसको, पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, अब जो थर्ड थी कि सेम पाथ पे वापस चली गई, वो कौन सी रही होगी, जो सेम जैसे आई वैसे गई, वो जो डायरेक्ट है ना पॉजिटिव चार्ज के बिल्कुल सीधे कांटेक्ट में आई होगी। तो वो क्या, ये तो था इसका एक्सपीरियंस किया इसने इसके पॉजिटिव चार्ज को, और यहाँ पे था डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में आई, तो वो जैसे गई ना उसी पाथ पे वापस आ गई। तो क्या था कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो किस में कंसंट्रेट था, उसके सेंटर में था। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ था, सेंटर में था। तो पहले उसने ये ऑब्जर्वेशन की, उसके बाद 3 कंक्लूजन दिए। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो क्या है कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल डिफ्लेक्टेड, तो बहुत जो ज्यादा से ज्यादा जो अल्फा पार्टिकल थे ना वो पास हो गए। तो इसका मतलब क्या था कि एम्प्टी स्पेस था एटम में। उसके बाद क्या था कि कुछ डेविएट हो गए स्मॉल एंगल पे। तो वो स्मॉल एंगल पे क्यों डेविएट हुए कि पॉजिटिव चार्ज था उसका, उन्होंने जब वो एक्सपीरियंस किया तो वो डेविएट हो गए। उसके बाद क्या था ओनली 1 in 20,000 पार्टिकल डेविएट बैक। तो 12,000 कहीं पे 12 भी दे देते हैं, कहीं पे 20 भी दिया हुआ है। तो वो क्या कि वापस आ गया, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे था, न्यूक्लियस पे था। बस यहाँ पे ये 3 ऑब्जर्वेशन थी किसकी, रदरफोर्ड मॉडल की। उसके बाद इन्होंने क्या दिया, न्यूक्लियस का जो साइज दिया ना वो दिया 10⁻⁻15, ठीक है, मीटर। उसके बाद देखो न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, और इन्होंने बोला कि न्यूक्लियस है ना जो न्यूक्लियस वो किसके द्वारा सराउंड हुआ है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा सराउंड हुआ है। क्या बोला इन्होंने, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, कि जो इलेक्ट्रॉन थे और न्यूक्लियस थे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज के द्वारा आपस में क्या होते, इकट्ठे हो रहे थे। ठीक है, ये चीज इन्होंने बोली कि इलेक्ट्रॉन हो या जो न्यूक्लियस है ना, देखो जैसे न्यूक्लियस पे था पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन है ना वो कैसे एक्ट कर रहे हैं इस पे कि बस उनमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसकी वजह से जो ये न्यूक्लियस के साथ बंधे हुए हैं। तो ये वाली चीज इसने बताई थी। ठीक है, उसके बाद आगे है देखो, यही चीज इसकी कमी भी रही थी। देखो यही चीज जैसे मैंने 9th में पढ़ा था ना, तो इन्होंने बोला ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इन्होंने ये नहीं बताया। देखो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ एक्सिलरेशन रहा होगा। अब एक्सिलरेशन है तो ये एनर्जी को रेडिएट भी करेंगे। फिर अगर एनर्जी रेडिएट करेंगे तो फिर एक टाइम ऐसा आ जाना चाहिए था ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जैसे हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट के जैसे हम देखते हैं ना, तो वही चीज यहाँ पे कि अगर एनर्जी को रेडिएट करेंगे तो फिर एक टाइम ऐसा आना था कि जो ये इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस पे फॉल हो जाए। तो ऐसा नहीं हुआ, तो यही चीज इसका एक्सेप्शन बनी, और इसके बाद क्या आया, नील बोहर मॉडल आया। अब नेक्स्ट क्या है, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। तो देखो यहाँ पे एक्स किसका दिखाया गया, जो सिंबल होता है हमारी एटम, जो भी हम एलिमेंट लेते हैं। ए मीन्स एटॉमिक मास, जेड मीन्स एटॉमिक नंबर। तो जहाँ पे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे ना उतने ही एटॉमिक नंबर। अब हमें एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर पता होता है, तो जितने उसमें जितना उसका एटॉमिक नंबर उतने ही उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। उसके बाद जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना, उतने ही प्रोटॉन उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। स्पेसिफिकली बोला गया है तो देखो अलग बात, जैसे Na+ बोल दिया कि एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, Cl- बोल दिया तो एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, वो वाली चीज अलग है। अगर सिंपल हम क्लोरीन लेंगे तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, सिंपल सोडियम लेंगे तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल होएगा तभी हमारा एटम है वो स्टेबल होएगा। उसके बाद एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। एटॉमिक मास किसके इक्वल होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल होगा। उसके बाद आइसोटोप क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर है वो डिफरेंट हो। जैसे हमारे पास ये रही हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो ड्यूटेरियम में 2 मास होता है और ट्रिटियम में 3 मास होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन है जो हमने 9th में पढ़ा था, वो आपने खुद के लेवल पे देखना है और कमेंट सेक्शन में बता सको तो बता देना, अदरवाइज कोई वो नहीं है, आप एक बार अपने लेवल पे देखना। इन तीनों में डिफरेंट कहाँ पे आता है, प्रोटोन में आता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में डिफरेंट आता है, इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस आता है, या न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस आता है। तो ये वाली चीज आपने खुद करके देखनी है, मैं नहीं बताऊंगी अभी।
प्रोटॉन में डिफरेंस आएगा, इनमें इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस आएगा या न्यूट्रॉन में डिफरेंस आएगा, आएगा तो किसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, वो वाली चीज आपने खुद करके देखनी है, ठीक है। यही चीज यहाँ पे बताई गई है। आइसोबार क्या होते हैं, जिनका सेम एटॉमिक मास होएगा और डिफरेंट वो होगा एटॉमिक नंबर होएगा, जैसे आर्गन का होता है और कैल्शियम का होता है। आर्गन है 1840 लिखते हैं हम इसको, और कैल्शियम को 2040 लिखते हैं, तो मास सेम है और एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है, तो ये चीज क्या होती है, हमारे पास आइसोबार होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, कि जो रदरफोर्ड मॉडल है उसकी कमियां क्या रही, जैसे मैंने आपको बताया ना कि एनर्जी के रेडिएशन के बारे में उसने कोई नहीं बताया। इलेक्ट्रॉन है वो एक्सीलरेट करेंगे तो एनर्जी रेडिएट करेंगे तो न्यूक्लियस पे फॉल हो जाना चाहिए था, ऐसा इसने नहीं बताया, ठीक है। और सोलर सिस्टम में अगर यही चीज ये बोले ना कि सोलर सिस्टम में क्यों नहीं काम करते, लेकिन वहां पे तो जो प्लैनेट्स होते हैं वो उनमें कोई चार्ज नहीं होता, अनचार्ज होते हैं वो, लेकिन ये चीज आके किसने बताई थी, फिर नील बोहर ने बताई थी, तो ये आ गया हमारे पास नील बोहर का मॉडल। यहाँ पे ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का, 9th वाले में पढ़ोगे तो वहां पे आपको मिलेंगी के एलिमेंट शेल वाला नील बोहर मिलेगा कि कितने के में कितने आते हैं, एल में कितने एलिमेंट आते हैं, 2n² से हम रखते हैं, एन की वैल्यू 1 है तो के शेल, 2 है तो एल शेल, 3 है तो एम शेल, 4 है तो एन शेल, तो ये वाला रहता है वहां पे। तो यहाँ पे क्या है, बोहर ने क्या बताया, ड्यूअल करेक्टर बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन का। ड्यूअल करेक्टर कैसे, कि वो पार्टिकल के जैसे भी बिहेव कर सकती है और वेव के जैसे भी बिहेव कर पाएगी। तो देखो वेव नेचर में क्या है, रेडिएशन फ्रॉम हीटेड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे और वहां से जो हमें रेडिएशन मिलेगी उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल रेडिएशन कहते हैं। चार्ज पार्टिकल मूव अंडर एक्सिलरेशन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड, कि जब भी चार्ज पार्टिकल मूव होंगे ना तो वहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होंगे, और दोनों ही इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। मैक्सवेल ने बताई थी ये वाली चीज की वेव नेचर इस था कि यहाँ से क्या है कि अगर जब भी हमारे पे किसी भी हीट सोर्स से अगर कोई भी वो होएगा ना, हीट प्रोड्यूस होएगी, तो उसको हम बोलेंगे थर्मल रेडिएशन। और वो वाली जो थर्मल रेडिएशन होगी तो वहां पे पार्टिकल्स क्या होंगे, चार्ज होंगे, और वो चार्ज पार्टिकल्स जब भी प्रोड्यूस होंगे ना तो वहां पे जो मूव करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ये वाली चीज बताई गई थी, ठीक है। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। और उसके बाद ये वाली चीज है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना उसको उसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता, किसी मतलब उसको प्रोपेगेशन के लिए कोई मीडियम है वो नहीं चाहिए होता, जैसे हमने साउंड वेव के केस में देखा था, है ना। साउंड वाला जब हमने चैप्टर पढ़ा था कि साउंड को मीडियम है वो चाहिए होता है, लेकिन लाइट को मीडियम नहीं चाहिए होता। तो लाइट हमारे पास क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, और साउंड हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो वो नहीं थी, ठीक है। तो यही चीज हम देखे ना, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल वो सारा हमने साउंड में टीजीटी वाले में पढ़ा था। तो यहाँ पे बस आपने इतना ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो मीडियम उनको नहीं चाहिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम किसको बोलते हैं, जिनको मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल क्या हो जाएगा, लाइट वेव हो जाएगा। साउंड वेव को तो मीडियम चाहिए ना, अगर वैक्यूम में देखेंगे तो वहां पे हमें साउंड है वो एक दूसरे की नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेडियो फ्रीक्वेंसी है इसकी कितनी होती है, 10⁶ हर्ट्ज तक इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, और ये किस में यूज की जाती है, ब्रॉडकास्टिंग में। तो क्वेश्चन आ भी सकता है कि ब्रॉडकास्टिंग में कौन सी यूज होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी। रडार में कौन सी यूज होती है, माइक्रोवेव। और विजिबल की जो रेंज होती है वो होती है 10⁻15 हर्ट्ज। उसके बाद वैक्यूम में सभी वेव्स की स्पीड है वो सेम होएगी, वैक्यूम में स्पीड है वो सभी इसकी सेम होएगी स्पीड, ठीक है। उसके बाद देखो सी जी एक्स यू वी आई एम आर, तो ऐसे याद रख सकते हो आप इसको, सी जी एक्स यू वी आई एम आर, तो मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है। तो देखो कॉस्मिक रेज, गामा रेज, ये सारी क्या है, यू से यूवी रेज, वी से विजिबल, आई से इंफ्रारेड, एम से माइक्रोवेव, और आर से रेडियो वेव्स। तो यहाँ से जब हम जाएंगे ना तो यहाँ से क्या होगा, हमें पता है कि रेड की जो रेडियो वेव्स है ना इनकी वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होगी। यहीं से वी से ही हमारा क्या आता है, विबग्योर आता है, यहीं से हमारा क्या आएगा, विबग्योर आएगा। तो जैसे ही हम यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो हमारी वेवलेंथ है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो बस यही चीज यहाँ पे बताई गई है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि इनमें से किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी वेवलेंथ है वो कम है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है, सी जी एक्स यू वी आई एम आर, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। जहाँ हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यहाँ पे वेवलेंथ है वो इंक्रीज होगी। अब हमें पता है कि जो
हमारे पास वेव नंबर होता है या इसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, वो वेवलेंथ का अपोजिट होता है। तो यहाँ पे वेव नंबर बोलते हैं हम इसको, वो क्या होता है, वेवलेंथ का अपोजिट होता है। लैम्डा को हम किससे दिखाएंगे, सी बाई वी से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली सारी चीजें बताई गई हैं, ये हम आप याद रख सकते हो कि जो वेव नंबर होते हैं वो किसका अपोजिट होता है, वेवलेंथ का अपोजिट होता है। जैसे हमने नहीं देखा होता ई क्या होता है, एच वी होता है ना, और वी के प्लेस पे हम क्या लिखते हैं, सी बाई लैम्डा लिखते हैं। ये हमने कहाँ से निकाला था, ये हमने निकाला था इससे, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाई टाइम से निकाला था, डिस्टेंस बाई टाइम। जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना, एक बार अगर मैं बताऊँ तो आपको, साउंड में चैप्टर में पढ़ा था हमने, ऐसे हमने देखा। तो इनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे थे, लैम्डा। और हमने वहां पे बोला था कि स्पीड किसके इक्वल होगी, लैम्डा बाई टाइम को, टाइम के इक्वल होएगी। और 1 बाई टाइम को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ, जो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं कि पर यूनिट टाइम में कितने ऑसिलेशन हुए हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किसका अपोजिट होती है, टाइम का अपोजिट होती है। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी वाला वी, और यहाँ पे स्पीड था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्डा वी। तो स्पीड किसके इक्वल आई, लैम्डा इंटू वी। तो स्पीड को यहाँ से हम सी से दिखा दे, कंफ्यूजन ना है, तो ये वी हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आई, यहाँ से सी बाई वी आई। तो ऐसे हमने इसको निकाला था वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज है। उसके बाद क्या है कि पार्टिकल नेचर भी होता है, ये किसके बेसिस पे बताया गया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे बताया गया। यहाँ से इन वाले प्रोसेस को आप याद रख सकते हो। बस ये पूछेंगे, देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन वो वाली बॉडी होती है, ब्लैक बॉडी हम किसको बोलते हैं, वो बॉडी जो सारी रेडिएशन है उनको एब्जॉर्ब कर ले, उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उसके बाद सेकेंड क्या है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जब भी हमारे पास, जैसे हमारे ये हमारे पास ये कोई एलिमेंट है या एल्कली मेटल है, तो वहां पे क्या होगा, एक लाइट वेव आएगी, तो वहां से ये क्या करेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगी, इजेक्ट करके, और फिर इसमें से जो कुछ एनर्जी तो इसकी किस में यूज हो जाएगी, इसको इजेक्ट करने में यूज हो जाएगी, और बाकी जो बची हुई एनर्जी होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी में वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला किसमें, किसके अंडर आता है, पार्टिकल नेचर में आता है। उसके बाद जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है हाइड्रोजन का, वो भी इसी में आता है। उसके बाद क्या है, ब्लैक बॉडी, ये हमने पढ़ लिया कि जो सारी ऑब्जर्वेशन है ना, सारी जो रेडिएशंस हैं उनको एब्जॉर्ब करेगी या तो एमिट करेगी, उनको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। और देखो एनर्जी का हमने पढ़ा होता है कि एच वी के इक्वल होता है। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने क्या बोला था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना वो एब्जॉर्ब किए जाएंगे, वो क्या होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। इंटीग्रल मींस एन का होगा, मींस उनकी एनर्जी, अगर एक पार्टिकल है तो उसकी एनर्जी एच वी है, अगर वहां पे 2 पार्टिकल हो गए तो 2 एच वी होगी, मींस एनर्जी किसकी इंटीग्रल मल्टीपल होगी, एच वी की होगी। तो ई ई एन एच वी। अब यहाँ से वी अभी देखा हमने क्या होता है, सी बाई लैम्डा, तो ये हो जाएगा सी बाई लैम्डा। तो न्यूमेरिकल ऐसे ही आते हैं, आपसे ये सारी चीजें दी जाएंगी और आपसे इनसे पूछा जाएगा फिर। उसके बाद देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो जहाँ पे मैंने बताया था ना आपको कि एल्कली मेटल है, हमने माना कि जो हमारी ये आई ना, इसकी जो एनर्जी है वो एच वी थी पहले। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एच वी था, तो ये टोटल एनर्जी कहाँ कहाँ पे यूज हुई है, एक तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट हुआ है उसकी यूज हुई है, तो वो हमने लिख दिया एच वी नोट। उसके बाद बची हुई एनर्जी कहाँ पे गई, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, कि हमारे पास कोई एक एनर्जी की फोटोन आया है किसी भी एनर्जी एच वी का, तो उस वो किसके इक्वल होगी, उसकी टोटल एनर्जी, एक तो जितना उसने एजेक्शन में यूज की है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। एच वी नोट को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। जो मिनिमम वो एनर्जी जो हमने इलेक्ट्रॉन को वहां से हटाने के लिए यूज की होती है, तो उसको हम बोलते हैं एच वी नोट। और जो बची हुई एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बनाए तो वो क्या हो जाएगी, एच वी माइनस में एच वी नोट, और काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ से ये वाली चीज यहाँ पे बताई गई है कि एच वी माइनस में एच वी नोट, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं, कि मिनिमम एनर्जी हमें कितनी चाहिए, वो बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो ये वाली चीज यहाँ पे बताई गई है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट होंगे उतनी ही क्या होगी, इंटेंसिटी वहां पे होगी। उसके बाद ये है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो देखो एटॉमिक स्पेक्ट्रा में क्या है कि जब हम प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करते हैं तो वो 7 कलर में चली जाती है, जिसको हम विबग्योर से दिखाते हैं ना, विबग्योर। तो रेड है, इसकी वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है, तभी इसकी स्कैटरिंग है वो सबसे कम होती है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है, तभी जो रेड लाइट सिग्नल्स है ना उसमें इनका यूज करते हैं। और ये विबग्योर हो गया, ये हो गया, और ये हो गया ब्लू हो गया, इनकी जो
इनकी जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है। कम होने की वजह से क्या होगा, इनकी स्कैटरिंग है वो अच्छे से होती है, तभी हमारा जो आसमान है ना उसका जो कलर है वो स्काई का वो ब्लू दिखाई देता है। उसके बाद बेंडिंग सबसे ज्यादा किसकी होगी, वोयलेट की होगी, और रेड की बेंडिंग है वो सबसे कम होती है। ठीक है, तो यही चीज इसमें से याद रखनी है, किसकी वेवलेंथ ज्यादा, किसकी वेवलेंथ कम है, ये वाली चीज आपने यहाँ से याद रखनी है। तो वेवलेंथ रेड की सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद क्या है, क्वांटाइजेशन और कंटिन्यूएशन। तो क्वांटाइजेशन कैसे समझ सकते हो आप, कि किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे एक डेफिनेट वैल्यू होगी। और कंटिन्यूएशन कैसे होएगा, जैसे ये एग्जांपल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सीढ़ी का और रैंप का। सीढ़ी हम ऐसे चढ़ते हैं ना, और रैंप हम ऐसे चढ़ते हैं। तो यही चीज यहाँ पे है कि कंटिन्यूएशन में हो एक तो कि हम वहाँ पे डिफ्रेंशिएट ना कर पाए, और एक यहाँ पे किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हम उसकी वैल्यू बता दें, तो वो होता है क्वांटाइजेशन। और जब कंटिन्यूटी में होता है तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूएशन। तो यहाँ से देखो क्या है कि यहाँ से ये रेज आएगी, और यहाँ से क्या करेगा, ये वापस आएगी, तो एच वी नोट है ना, ग्राउंड स्टेट पे आने से पहले एच वी नोट की एक रेडिएशन है उसको एमिट करेगी, और जिस रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करेगी ना वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो जैसे आपने देखा होगा ना, लाइट स्पेक्ट्रम होता है जो, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, एक एमिशन होता है। तो एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्प्शन की वजह से जो स्पेक्ट्रम बना है उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जो हमारी एक्साइटेड लाइन आई है ना, जो बाद में आई है, उनकी वजह से जो स्पेक्ट्रम बनता है उनको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रा की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। जैसे ये रहा देखो, लाइन स्पेक्ट्रा हो गया, हर एलिमेंट की लाइन स्पेक्ट्रा डिफरेंट होगी, जो एब्जॉर्ब हो जाएगी वो तो डार्क हो जाएगी, जो एब्जॉर्ब नहीं हुई वहां पे हमें क्या दिखेंगे, कलर दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है इंपॉर्टेंट लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो इस वाले फॉर्मूले से अब तक क्वेश्चन आया नहीं है, क्या पता आ जाए। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/वेवलेंथ, तो इसका आप वेव नंबर भी बोल सकते हो। तो ये किसके इक्वल होती है, आर एच जेड स्केयर 1/n1 माइनस में 1/n2 स्केयर। और आज आर एच की वैल्यू क्या होती है, आर एच क्या होता है, यहाँ पे रेडबर्ग कॉन्स्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 109677 पर सेंटीमीटर। n1 n2 की वैल्यू आप कैसे डिसाइड करोगे, n1 अगर 1 है तो n2 की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, फिर n1 अगर 2 है तो यहाँ पे n2 की वैल्यू 3 4 5 होगी, ये 3 है तो मीन्स इससे ज्यादा होगी। और अगर n1 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे लाइमन सीरीज बोलते हैं, n1 की 2 है तो बाल्मर, इसकी 3 है तो पास्चन, और 4 है तो ब्रैकेट, और 5 है तो पी फंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना, 1 2 3 4 5 के लिए क्या बोलेंगे, 1 के लिए लाइमन सीरीज, 2 के लिए बाल्मर, 3 के लिए पास्चन, 4 के लिए ब्रैकेट, 5 के लिए पी फंड सीरीज। तो अगर न्यूमेरिकल आता है ना तो ऐसे पूछेंगे आपसे कि लाइमन से बाल्मर सीरीज पे गए हैं, तो यहाँ पे उसके बाद उसका वेव नंबर बताओ। तो n1 की वैल्यू लाइमन से बाल्मर में गए तो a1, n2 की वैल्यू 2, rh की वैल्यू हमारे पास है तो यहाँ पे हम इसका रख देंगे। और इस जो सीरीज होगी वो हाइड्रोजन के लिए है, तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे हम 1 रख देंगे। तो ऐसे हमारा आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ से क्या है, E क्या होता है हमारे पास, एच वी के इक्वल होता तो एच सी बाई लेमड़ा। तो यहाँ से ये चीज दिखाई गई। उसके बाद क्या है कि जो भी इसका लीनियर मोमेंटम होएगा ना वो इंटीग्रल मल्टीपल होएगा किसके, एच बाई 2 पाई के। तो यहाँ से एम वी आर किसके इक्वल होगा, एन एच बाई 2 पाई के। तो ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना। उसके बाद देखो ये वाला फॉर्मूला है ना, रेडियस वाला, ये भी याद रखना आपने, क्या पता पूछ रहे। देखो इस वाले क्वेश्चन से तो 2 3 बार आ चुका है, इस वाले फॉर्मूले से तो एक बार इसको भी याद रख लेना। क्या होता है 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, जेड होता है यहाँ पे एटॉमिक नंबर, एन होता है आपको दी मिलेगी कौन सी सीरीज का आपने बताना। एन की वैल्यू कैसे बताएंगे आप, या तो ऑर्बिटल से बताएंगे कि आपसे 2p 3p ऐसे करके, जो एन नहीं होता हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो होता है। ठीक है, उसके हिसाब से आपसे पूछेंगे। अगर सीरीज दी होगी तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे। यहाँ पे पूछा जाता है, देखो कैसे पूछा जाता है, ये एनर्जी वाला बहुत बार पूछा गया है। आपको अलग अलग एटॉमिक नंबर दिए गए होंगे और वहां से आपने बताना किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो आपने स्पेसिफिकली इस चीज पे आपने ये ध्यान देना कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, मीन्स क्या कि अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा हुआ ना, एटॉमिक नंबर अगर ज्यादा हुआ तो एनर्जी क्या होगी उसकी, फिर कम होगी। एटॉमिक नंबर ज्यादा एनर्जी कम, एटॉमिक नंबर कम एनर्जी ज्यादा। तो इस वाले से यही फॉर्मूला है। उसके बाद क्या है कि इसकी बोहर मॉडल की लिमिटेशन क्या थी, इनर डिटेल नहीं बताई इसने, कि जो भी डबलेट होता है या जो एच के बारे में जो पूरी इन्होंने अंदर से इसकी कोई भी जानकारी वो नहीं दी थी। और उसके बाद केमिकल बॉन्ड से कैसे ये जो एटम बनते हैं ना उसको भी जो बोहर मॉडल है वो एक्सप्लेन है वो नहीं कर पाया था।
उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट का एग्जांपल जीमन इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टार्क इफेक्ट है, तो ये इन पे हम नहीं जाएंगे कि ये क्या है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम क्या है कि ड्यूअल मैटर बताना, बिहेवियर ऑफ मैटर बताना डी ब्रोगली वेवलेंथ से हम बताते हैं। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके इक्वल होती है, एच बाई एम वी के इक्वल होती है। एच यहाँ पे होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, एम होता है मास, वी होती है वेलोसिटी। तो यहाँ से पी किसके इक्वल होता है, एम वी, लीनियर मोमेंटम होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, एम वी के इक्वल। तो एच बाई पी की फॉर्म में भी, तो ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, 1/2 mv स्क्वायर के इक्वल होती है। तो ये 2 उधर गया तो 2 काइनेटिक एनर्जी हो गया। उसके बाद ये m इधर आया, हाँ m इधर आया तो ये हो जाएगा m। एक मिनट वापस लेते हैं इसको। तो क्या है, देखो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो किसके इक्वल होती है, 1/2 mv स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक से, ठीक है। और क्या होगा यहाँ से, देखो 2 के ही हो गया है, और यहाँ से m इसके डिवाइड में आएगा तो v की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास v की वैल्यू आई है। अब हम इसमें रखेंगे h बाई m, तो एज इट इज है हमारे, जो ये m की वैल्यू तो है, m तो हमारे पास ये वाला तो सेम रहेगा, यहाँ से इसकी वैल्यू रख देंगे हम 2 काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ से एम। अब यहाँ से अंडर रूट एम है तो यहाँ से इसको, इस वाले को मैं ये लिख सकती हूँ अंडर रूट इंटू एम, तो यहाँ से ये एक कैंसिल हो गया, ये टू एम के ही आ गया। तो बस यही चीज यहाँ से थी। उसके बाद है कि हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या बताया था कि हम किसी भी, ये ऐसा नहीं बता सकते कि पोजीशन और मोमेंटम है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, सही नहीं बता सकते, परफेक्टली नहीं बता सकते, एक साथ नहीं बता सकते। तो उन्होंने इस फॉर्म में दिखाया था कि चेंज इन पोजीशन और जो उसकी चेंज इन मोमेंटम होएगा वो किसके इंटीग्रल मल्टीपल होएगा, मीन्स किससे ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, एच बाई 4 पाई के इक्वल होता है। तो यहाँ से यही चीज इसने बताई थी बस, कि हम नहीं बता सकते। देखो यहाँ पे क्या है, चेंज इन पोजिशन, और ये है पी मोमेंटम, इनको हम एक साथ नहीं बता सकते। और पी के प्लेस पे यहाँ पे हमने रख दिया एम डेल्टा वी, एम डेल वी, तो एम उधर गया तो यहाँ पे 4 पाई एम आ गया, बस यही चीज बताई गई है, 4 पाई एम आ गया। तो इसने क्या किया था, इसने यही बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या करे, इसके अकॉर्डिंग ही ये बताया गया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका कोई भी डेफिनेट पाथ है वो नहीं होता है, कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट हैव एनी डेफिनेट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसी ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है उनका कोई भी डेफिनेट पाथ नहीं होता, उसकी पोजीशन और उसके जो मोमेंटम को हम एक साथ पे नहीं बता सकते। बोहर मॉडल की जो फेलर है यही थी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि वो पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ नहीं बता सकते, अगर बताने की कोशिश करोगे तो फिर वो क्या आ जाएगा, वहां पे अनसर्टेनिटी होगी। उसके बाद क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम, और एक मैकेनिक्स होती है क्लासिकल, तो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है वो मैक्रोस्कोपिक, मीन्स बड़े लेवल पे जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं उनको दिखाती है, और जो क्लासिकल मैकेनिक होती है वो तो बड़े ऑब्जेक्ट पे दिखाती है, जो क्वांटम मैकेनिक होती है वो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के बारे में भी स्टडी करती है। उसके बाद क्या है कि जब हम इसको इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बताएंगे ना तो उसको किसकी हेल्प से बताते हैं, वेव फंक्शन होता है हमारा साई, और यहाँ पे साइज के होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो इस पे आपने जाने की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं पूछा जाता। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है, साइज और एनर्जी पूछा जाता है, कि एन अगर 1 है तो के, 2 है तो एल, 3 है तो एम, और एन है तो ये। यहाँ से क्वेश्चन आता है ऑर्बिटल कहते कैसे, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछेंगे आपसे, तो आपसे बस यहाँ से याद रखना एन की वैल्यू, जैसे हमने पूछ लिया कि 2p में कितने ऑर्बिटल है, तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या हुई, एन की वैल्यू 2 हो गई, ये है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन की वैल्यू जैसे ही 2 आई तो यहाँ से हमारे ऑर्बिटल कितने हो गए, 4 हो, 2 2 जा 4 हो गए। अब ऐसे निकालना निकालना हो या तो ऐसे निकाल लो, कि अगर एन की वैल्यू 2 आई है तो एल की वैल्यू क्या होती है, n-1 होती है, तो 0 और 1 आएगी, तो 0 के लिए s और 1 के लिए p, तो s में एक ऑर्बिटल और p में 3 ऑर्बिटल, तो ऐसे करके भी 4 आएगा, लेकिन आपने फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला भूल जाओ तो ऐसे याद रखना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या आता है, जैसे आपको लिखा मिलेगा ns np nd, जो भी आगे लिखेगा ना वो n की वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है। अब एजुमिथुअल क्वांटम नंबर क्या बताता है, शेप बताता है, ये क्या बताता था, साइज और एनर्जी बता रहा था ऑर्बिटल की, ये क्या बताता है, शेप बताता है। शेप कैसे, एल की वैल्यू क्या होगी, n-1 के इक्वल होगी, एल की वैल्यू क्या होगी, n-1 के इक्वल होगी।
अगर n 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और n 2 है तो l की वैल्यू 0 और 1 होगी, n 3 है तो l की वैल्यू 0 और 1 होगी। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अगर n की वैल्यू, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है कि n की वैल्यू 3 है तो वहां पे ऑर्बिटल कितने होंगे। अगर n की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर है, ऑर्बिटल कितने आएंगे, 9। अगर l के हिसाब से देखें तो 0 1 2, तो 0 के लिए s, 1 के लिए p, 2 के लिए क्या होगा, d। तो d में 5 ऑर्बिटल है, p में 3 है और s में 1 है, तो 5 और 3 8 और 1 9, ऐसे भी करके 9 ही ऑर्बिटल आएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यही था बस। उसके बाद ml होता है, ये किसके इक्वल होता है, -L2 + L के इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद n की वैल्यू अगर l है तो l की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, और ml क्या होता है फिर, -L2 + L होता है। अगर l की वैल्यू ही 0 है तो फिर ये भी क्या आएगी, 0 आएगी। उसके बाद n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू s और 1 हो जाएगी, और ml की वैल्यू क्या होगी, -L2 + L होती है। कैसे ओरिएंटेशन होती है ऑर्बिटल की वो हम किससे देखते हैं, ml से देखते हैं। उसके बाद नोट्स वाला टॉपिक वो भी मैंने चैनल पे भी करवाया, फिर भी देख लेते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन ऑर्बिटल इज 0, जैसे हमने यहाँ पे ये बनाया, तो यहाँ पे बीच में नोड्स होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड अप करने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो दो टाइप के नोड होते हैं, एंगुलर नोड और रेडियल नोड। तो सबसे पहले अगर टोटल नोड्स आ जाए तो क्या होते हैं, n-1 होते हैं, n-1। उसके बाद एंगुलर नोड कितने हैं, जो भी वैल्यू आपकी l की आएगी वही एंगुलर नोड के इक्वल होगी। रेडियल नोड क्या होते हैं, n-l-1 के इक्वल होता है। तो आपका रेडियल नोड हो जाएगा n-l-1 के इक्वल, ठीक है। और एनर्जी कैसे बताते हैं, यहाँ पे एनर्जी से क्वेश्चन आता है, एंगुलर नोड रेडियल नोड से आया है। एनर्जी से क्या होता है कि पहले हम देखेंगे एन को, कि जिसका सबसे ज्यादा एन उतनी ही एनर्जी उसकी ज्यादा। उसके बाद हम चेक करेंगे एन प्लस एल को। जब जैसे मैंने बोला, देखो एक एन की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू 2 है, और एक एन की वैल्यू 4 है और एल की वैल्यू है 1। तो सबसे पहला हमारा काम होएगा एन की वैल्यू को चेक करना। तो एल की वैल्यू, एन की वैल्यू किसकी है ज्यादा, जैसे मैंने, एक मिनट यहाँ पे लिखते हैं, हम वापस से लिखते हैं, वापस से लिखते हैं एन और एल, ठीक है। अगर एन की वैल्यू जैसे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे 1 है, एल की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से एक एन 4, एक यहाँ पे ऑप्शन है 3 और 4 1 का। तो पहले हम देखेंगे एन की वैल्यू का। अगर ये तीन ऑप्शन है तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, इन दोनों की होगी, इसकी सबसे कम होगी क्योंकि एन की वैल्यू है कम। उसके बाद यहाँ से हमें पजलिंग हुई कि एन की वैल्यू तो सेम हो गई, तो यहाँ पे एन प्लस वैल्यू की वैल्यू 5 है, यहाँ पे 6 है, तो फिर सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी होगी, देन इसकी होगी, और सबसे लास्ट में इसकी होगी। बस यही यहाँ पे देखना था कि पहले हम चेक करेंगे एन की वैल्यू को, उसके बाद एन प्लस एल की वैल्यू को। उसके बाद है ओहबो प्रिंसिपल। ओहबो प्रिंसिपल कैसे बताता है कि हम ऑर्बिटल्स को उनकी इंक्रीजिंग एनर्जी पे कैसे लगाते हैं। जैसे आपने देखा ना, पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाता है, 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, 3p 3d। तो वही वाली चीज किसने बताती है, कौन बताता है, ओहबो प्रिंसिपल। जैसे यहाँ पे लिखा होता है 1s 2s 2p 3s, और उसके अकॉर्डिंग ऐसे ऊपर से नीचे जाना होता है, ठीक है। तो ये किसने बताई थी, ओहबो प्रिंसिपल ने। उसके बाद क्या है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नो टू इलेक्ट्रॉन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स का कोई भी सेट को सेम है, क्वांटम नंबर नहीं हो सकता। ओवरऑल क्या कहना चाहता है, तो डेफिनेशन याद रखनी है, क्वांटम नंबर सेट ना होने से क्या मतलब है कि सेम स्पिन नहीं हो सकती। अगर सेम स्पिन हो गई तो फिर देखो यहाँ से सारे, यहाँ से अब हम देखें ना क्वांटम नंबर का, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो क्या हुआ, देखो 1s2 है, जैसे 1s2 का एग्जांपल है हमने माना है, तो n की वैल्यू तो सेम है, सही है। उसके बाद यहाँ से स्पिन क्वांटम नंबर है वो भी सेम हो जाएगा, अगर यहाँ से स्पिन हमने सेम रखी ना तो वो भी सेम हो जाएगा। बाकी l की वैल्यू भी सेम हो जाएगी, n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 आ गई। तो सारे क्वांटम नंबर सेम हो गए, लेकिन यहाँ से क्या हो जाएगा फिर, अगर हमने स्पिन को अलग रखा तो स्पिन क्वांटम नंबर है ना, तो वो अलग हो जाएगा बस। उसके बाद की कोई किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो एक जैसी नहीं होती, दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन है वो अलग अलग होगी। उसके बाद है हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। पेयरिंग पहले क्या होंगे, सिंगली सिंगली ऑक्यूपाई होंगे, देन पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो जैसे यहाँ पे देखो सिंगली ऑक्यूपाई, यहाँ पे पहले ही पेयरिंग दिखा दी तो ये गलत दिखाया हुआ है, यहाँ पे पहले ही उल्टा दिखा दिया, ऐसा नहीं है, पहले सिंगली ऑक्यूपाई होंगे देन डबली ऑक्यूपेशन है वो शुरू होगा। तो ये चीज किसने बताई थी, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ने। तो इसका भी आपने याद रखना, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू इन लार्ज का। तो उसके बाद देखो ये 2-3 न्यूमेरिकल मैंने डाले हुए हैं, तो एक बार इनको देख लेते हैं। आ सकते हैं, कैलकुलेट 1 मोल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन्स ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज। एनर्जी हमें बतानी है 1 मोल ऑफ फोटोन की। तो 1 मोल की पहले हम एनर्जी निकालते हैं 1 फोटोन की।
एनर्जी क्या होती है, एच वी होती है ना। एच की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 10 की पावर -34 सेकंड। और वी की वैल्यू हमें गिवन है 5 × 10 की 14। तो यहाँ से ई से हमें ई इज इक्वल टू एच वी से एच की वैल्यू डाली, वी की वैल्यू डाली, हमने ये निकाल लिया। अब ये तो 1 की आई है ना, 1 फोटोन की आई है, हमें चाहिए किसकी, 1 मोल की। तो यहाँ से 6.022 से मल्टीप्लाई करके हमारी एनर्जी है वो किसकी आ जाएगी, 1 मोल ऑफ फोटोन की आ जाएगी। उसके बाद देखो 800 वाट बल्ब एमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 न्यूटन मीटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब। हमें टोटल एनर्जी कितनी गिवन है, 100 वोट गिवन है, और वेवलेंथ कितनी गिवन है, लाइट की इतनी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक फोटोन की एनर्जी निकालेंगे, टोटल एनर्जी को उससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ फोटोन आ जाएगी। तो पावर बल्ब की इतनी है, तो एनर्जी निकाल के लाते हैं 1 फोटोन की, क्या होती है, एच वी होती है। लेकिन वी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, लैम्डा की वैल्यू गिवन है, तो वी क्या हो जाएगा, सी बाई लैम्डा हो जाएगा। तो सी की वैल्यू हमें पता है, स्पीड ऑफ लाइट ये होती है, एच की वैल्यू हमें पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट ये होता है, लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है, नैनोमीटर गिवन है, 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ से आ गया, ये वाली एनर्जी आ गई। अब हमें निकालना है कि कितनी फोटोन की, कितने फोटोन्स हुए होंगे। ये टोटल एनर्जी है, ये 1 फोटोन की एनर्जी आ गई। तो टोटल एनर्जी को 1 फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन आ जाएगा। यही चीज यहाँ पे की हुई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, when electromagnetic radiation of wavelength 300 न्यूटन नैनोमीटर falls on surface of sodium, तो इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट हुए, तो काइनेटिक एनर्जी ये है। तो हमें बताना है मिनिमम एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए और मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगी। तो कैसे बताएंगे, देखो यहाँ से एनर्जी आपको ये वाली वेवलेंथ गिवन है, तो यहाँ से अगर हमें एनर्जी निकालनी है तो क्या हो जाएगा, एच सी बाई लैम्डा। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, एच की वैल्यू पता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये वैल्यू हमने रखी। तो ये किसकी एनर्जी आई है, ये आई है फोटोन की, 1 फोटोन की। और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 1 मोल की एनर्जी निकालेंगे। 1 मोल की एनर्जी निकाली, तो यहाँ से हमने 6.022 से मल्टीप्लाई की है ये वाले। ऐसा हमने क्यों किया है, देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दी गई है 1 मोल की। तो यहाँ से देखो काइनेटिक एनर्जी, जैसे हमने देखा नहीं था कि वो किसके इक्वल था, टोटल एनर्जी किसके इक्वल थी, वो काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन के इक्वल थी, एच वी नोट के इक्वल। अब काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है और वर्क फंक्शन हमने निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं, वो एच वी में से हम काइनेटिक एनर्जी हटा देंगे तो एच वी नोट हो जाएगा। तो यही चीज सेम यहाँ पे हमने की है कि एनर्जी हमारे पास एच वी आई है, देखो यहाँ से एच वी की हमारे पास ये वाली एनर्जी आई है, काइनेटिक एनर्जी ये गिवन थी, तो हमने इसमें से इसमें घटाया तो ये वाली चीज आ गई। और 1 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमें बतानी है, ये तो किसकी आई है, 1 मोल की आई है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन की बतानी है, तो यहाँ से इस नंबर से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा। उसके बाद लैम्डा निकालना तो निकाल देंगे। ई एनर्जी हमारे पास आ चुकी है, तो ई क्या होता है, एच वी। ये आपने करके देखना है, मैं तो बस आपको बता रही हूँ, अगर कोई डाउट ना रहे आपका, बाकी आपने अपने हाथ से करके देखनी है। तो सी की वैल्यू, एच की वैल्यू, ई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो हम इसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। उसके बाद ये देखो क्या है, वी नोट हमें गिवन है, काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो सिंपल बता देंगे हम, क्या होता है एच वी। यही होता है ना, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, एच वी माइनस में एच वी नोट के। तो एच कॉमन ले लिया तो वी माइनस वी नोट, वैल्यूज डालनी और निकालनी है। तो ये आपने खुद से करने ये न्यूमेरिकल, एक बार अगर चाहो तो इसका ये तो बाकी एनसीईआरटी से ही है, वहां से भी ले सकते हो, बाकी अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, ठीक है। करना है तो आप इसको कर सकते हो, देख सकते हो। तो बस यहाँ पे हमारी यूनिट 2 है वो फिनिश होती। तो यहाँ पे हमारी जो 2 यूनिट है ना वो कंप्लीट हो जाती है। तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले कि कैसी रही, मीन्स आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तो सारी चीजें बता दिया करो एक बार, कमेंट में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।